जी जी, जिन दोस्तों का आज पहला दिन है तो मैं वेलकम करता हूँ। और हमारा ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है। बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रॉस लेवल से, ताकि जितने भी नए दोस्त हजरात या जो भी न्यू लर्नर है या कोई अगर एक्सपर्ट भी है तो हम बिल्कुल बेसिक्स को लेके चलें। ठीक है। और अगर कोई कोशिश ये करें कि अभी माइक ऑफ कर लें। ठीक है। और जिसने कोई क्वेश्चन करना हो वो अपना मैसेज ड्रॉप कर ले। मैसेज ड्रॉप करने के बाद वो अपना क्वेश्चन कर सकता है। क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं, अगर किसी को हिंड्रेंस वगैरह होती है तो मतलब किसी को इशू वगैरह होता है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो आज का वेबिनार या जूम सेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जिन दोस्त जो बिल्कुल न्यू लेवल के लड़के हैं या जो भी दोस्त हजरात हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर मैपिंग इसलिए मैं सिखा रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दुनिया की कोई भी अगर स्ट्रेटजी उठा लें तो जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता होगा आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते। अभी भी कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे भी आज, गोल्ड का क्या ट्रेंड है, ठीक है, गोल्ड किधर को जाएगा। तो मेरा सबसे यही क्वेश्चन है कि अगर आपने 8 लेक्चर देके अगर आप इस काबिल नहीं हुए कि वो किस तरफ जा रहा है या वो क्या करेगा, तो फिर तो आपको लेक्चर स्टार्ट से देखने की जरूरत है। अगर किसी लेक्चर में किसी खास पॉइंट पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप किसी भी वक्त मुझे अपना चार्ट वगैरह शेयर करके, और ग्रुप में भी काफ़ी लड़के हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह लॉजिकल आंसर देंगे, जिससे आपको सीखने का भी मौका मिलेगा और बाकी लोगों को भी फायदा होगा। होपफुली 11 लोगों की टीम डेवलप हो चुकी है, लड़के आ गए हैं तकरीबन काफी। तो ग्रुप में मैं मेंबर्स को देख रहा हूँ जो कि मुझे शो हो रहे हैं, तकरीबन शायद बाकियों को ना शो हो रहे हों। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद वॉइस कॉल या वॉइस पे डिस्कशन या कम्युनिकेट ना कर सकें। वो सिंपली चैट में जाके और टेक्स्ट करते वक्त टू एडमिन कर दें तो वो आपका मैसेज सिर्फ मुझे शो होगा। अगर आपने सबके सामने भी करना तो कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए अ, जो जो बिल्कुल न्यू हजरात हैं वो अगर मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि मैं देखूं कि जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो फिर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अगर साहब ने लेक्चर पढ़े हुए हैं सारे के सारे तो फिर क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर लेते सर मैंने आपके अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? हैं। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम उसामा है। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मैंने आपके लेक्चर काफी ज्यादा देखे हैं, लेकिन सर मेन मकसद जो हमें प्रॉब्लम आती है ना, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है। बाकी चीजों की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हमें हमें ये प्रॉब्लम आती है सबसे पहले जब हम नया चार्ट खोलते हैं ना, तो हमें ये समझ नहीं आ रही थी कहाँ से हम अपना हायर हाई और हायर लो मार्क करें, कौन सा इंड्यूसमेंट है। तो इस ठीक चीज है। में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। मुझे कम से कम सर जी ये एक डेढ़ साल हो चुका है एसएमसी में, लेकिन मुझे यही प्रॉब्लम हमेशा आती है कि मुझे ना ये स्ट्रक्चर मैपिंग में प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। जी ठीक है। तो इस पे जरा थोड़ा गाइड कर देंगे। जी ठीक है। वेट करें, मैं ये चैट पे टेक्स्ट भी आ रहे हैं। जी, जिनके मैसेज मुझे मिल चुके हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। और ग्रॉस लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल जाएगा। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टार्ट करने फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने अपना ऑब्जेक्टिव, अपना स्टार्टिंग पॉइंट मोस्टली खुद डिफाइन करना होता है। उसकी क्या रीजन है, क्या लॉजिक्स हैं, क्या मतलब कि किस बेस पे हमने चॉइस करनी होती है, उसकी मैं थोड़ी सी रीजनिंग बताता हूँ। अब मेरे मेरे पास अगर अभी कोई 10 के करीब अगर लड़के हैं तो अब कुछ उसमें से स्विंग ट्रेडर होंगे, कुछ स्कैल्पर होंगे और कुछ इंट्राडे ट्रेडर होंगे। वैसे मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, क्योंकि बीइंग अ ट्रेडर हम सब में पेशेंस बहुत कम होता है। हम कहते हैं कि इधर से ट्रेड लें, उधर से प्रॉफिट मिले, हमारी ट्रेड ड्रॉ डाउन में भी ना जाए और अच्छा प्रॉफिट लेके हम मूव आउट करें। तो खैर, जो आपका क्वेश्चन है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, पहले मैं वहाँ छोटे छोटे पॉइंट लिख देता हूँ कि जरूरी क्या होता है।
जब आपको ये पता होगा कि जरूरी कौन सी चीज होती है, तो फिर आपको पता लग जाएगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि स्विंग हाई और स्विंग लो का पता हो। अब स्विंग हाई और स्विंग लो को फाइंड करने के लिए हमें पहले इंड्यूसमेंट का आइडिया होना जरूरी है कि इंड्यूसमेंट क्या होती है। इंड्यूसमेंट के बाद हमें कैंडल क्लोजिंग के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि कैंडल किस पॉइंट पे क्लोज हो रही है या किस पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ठीक है, और फाइनली जब ये चीजें पता हो, फिर हमें पता हो कि आया कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, या ये हायर हाई या हायर लो था। तो ये सीधा सीधा से चार पॉइंट हैं जहां से हमने स्टार्ट लेना होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, स्विंग हाई और स्विंग लो। तो जिन पर का ये क्वेश्चन था कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो अगर तो मैं अभी H1 पे चला जाऊं, ठीक है, सिंपल आपको ये समझाने के लिए कि स्टार्ट कैसे लेना होता है। ये H1 का स्टार्ट है मेरे पास, ये एक चार्ट है। अब स्विंग हाई और स्विंग लो को मैप करने के लिए आपको इंड्यूसमेंट चाहिए। ठीक है, और कोई भी स्ट्रक्चर किसी एक स्विंग हाई या स्विंग लो पे मैप नहीं होता। कहने का क्या मतलब है कि ये मैंने एक स्विंग बना दी। अब मुझे कोई बंदा देख के बताए कि ये बुलिश है या बेरिश है, अब इस स्विंग से मुझे क्या अंदाजा होगा? कोई अंदाजा नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि प्राइस इस पॉइंट से नीचे आई है, ठीक है, और ये वो करेक्शन कर रही थी और वापस वो मूव डाउन नीचे कर गई है। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा दूसरा सिनेरियो क्या है कि प्राइस नीचे से आई थी और उसने ये करेक्शन की है और फिर ऊपर मूव कर रही है। तो अगर मैं सिर्फ इस स्विंग की बात करूं, जिस जिस सिर्फ एक स्विंग की, ये वाली, तो एक स्विंग मुझे कुछ भी नहीं बताती कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, कहाँ से आई है, कहाँ से जाएगी, क्या उसका रोड मैप है। तो क्या बताने का क्या मतलब है कि जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो हमें एटलीस्ट पीछे से, मतलब हिस्ट्री से, एटलीस्ट इतना डाटा हो कि हमें पता लगे कि हम किस ट्रेंड में बैठे हैं। और मैंने शायद ग्रुप में मैसेज किया था कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि अगर आपने, मैं अभी अगर वन वन आवर का चार्ट ओपन है, ठीक है, ये देखें। आप सिंपल इसको पहले जूम आउट करें, पूरे चार्ट को जूम आउट करके देखें प्राइस किधर से आ रही है। प्राइस यहाँ से आई है बुलिश, यहाँ उसने स्टे किया बुलिश, फिर एक डीप करेक्शन किया है और अगेन बुलिश। तो क्या मतलब है, अब मैंने इस पॉइंट तक एनालिसिस करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मुझे कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं कहूंगा जी कि प्राइस यहाँ बेरिश थी अब बुलिश हो गई। यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं कहूंगा जी प्राइस रेंज कर रही है। अगर हम इस तरह देखें, ये प्राइस रेंज कर रही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ इस पॉइंट से, तो फिर भी कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं है, यहाँ भी प्राइस उस हिसाब से रेंज कर रही है, ओवरऑल एक करेक्शन है। लेकिन अगर यहाँ से डिफाइन करें इस पॉइंट से, ठीक है, तो फिर हमें पता चलता है कि प्राइस ओवरऑल बुलिश है। ये H1 टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग आपने करनी है, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, चाहे आप स्कैल्पर हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप पोजीशन ट्रेडर हैं, तकरीबन 3 से 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं, तो आप मंथली से लाजमी स्टार्ट करें। जब तक आपको मंथली का नहीं पता होगा, वीकली और डेली का नहीं पता होगा, तो आप काफी डिसीव होंगे। ये हर बंदा अपने जहन में ये बात रखे कि मंथली, और सबसे बड़ी बात, मंथली पे फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें चार्ट की नॉइज कम होगी, उसमें ये जो आपको छोटी छोटी स्विंग नजर आ रही है उतनी ही कम होंगी, लेकिन वो आपको उतनी ही ज्यादा क्लियर डायरेक्शन देगा। जैसा कि मैं अभी सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ये एक मंथली चार्ट है, ठीक है, ये देखें, ये बुलिश कैंडल है। सिंपल इसका क्या मतलब है कि पूरा महीना प्राइस बुलिश रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्राइस बुलिश रही है, इसका मतलब क्या है, प्राइस बुलिश स्टार्ट है अभी। लेकिन अगर मैं इस टाइम फ्रेम को, इन इन 3 कैंडल को हाई करूं, हाईलाइट कर लेता हूं इस तरह, और उसके बाद कलर कोई और कर लेते हैं, चलें, ये मैंने हाईलाइट कर लिया इसको। अब मैं इसको देखता हूँ जाके H1 पे। अब ये देखें, मंथली में तो सिंपल सा बता रहा था कि प्राइस बुलिश है, लेकिन H1 में देखें कि वो जो 3 कैंडल्स है मंथली, उनकी क्या प्रोफाइल बन रही है, ये देखें। और अगर वहां से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है मंथली का, अगर हाईलाइट ये बॉक्स चेक करें, तो ये वही पॉइंट बनता है जहां हम अभी बात कर रहा था कि किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 0 पॉइंट का पता हो कि प्राइस ने कहाँ से अपना बुलिश मोमेंटम स्टार्ट किया है। और इसलिए जब आप मंथली पे जाते हैं, तो ये आपको बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे देता है। ठीक है, तो खैर ये थी कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए हमेशा आप हिस्टोरिकल डाटा लें। हिस्टोरिकल डाटा लेने के लिए सिंपल मंथली चार्ट सबसे पहले ओपन करें। ये साथ से मैं
थोड़ी बहुत स्विंग मैप स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा, ताकि जिन लोगों ने थोड़े बहुत भी लेक्चर देखे हैं उनको काफी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम लास्ट में भी क्वेश्चन एंड आंसर कर लेंगे, और अगर ड्यूरिंग लेक्चर डिलीवर करते हुए किसी को क्वेश्चन ना समझ आए, बात ना समझ आए, तो मुझे फौरी तौर पे चैट पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये गोल्ड का चार्ट है। तो ये देखें, यहाँ से प्राइस ओवरऑल बुलिश है, ठीक है, इस स्विंग से 1997 से डाटा देखें, ओवरऑल बुलिश चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपने इसकी मैपिंग करनी है तो सिंपल, जब भी किसी पॉइंट की मैपिंग करनी है तो आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होना है यहाँ से। लेकिन क्योंकि जूम सेशन की एक तो टाइम लिमिट होती है 40 मिनट्स की, और ऊपर से हमारा 10 लोगों का ग्रुप सेशन है, तो क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा प्योर करता हूँ, रिफाइन करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हम एक अच्छे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, जो कि मिनिमम और मिनिमम हर ट्रेडर को लाजमी करना जरूरी होता है, वो है डेली टाइम फ्रेम। लेकिन डेली में जाने से पहले हम सिर्फ वीकली को डिस्कस कर लेते हैं। ये वीकली चार्ट था, ठीक है। तो मैपिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है कि हम ओवरऑल स्विंग देखें। प्राइस यहाँ से बुलिश है, इस पॉइंट से देखें, यहाँ से प्राइस बुलिश है। अब मैं छोटी छोटी मार्किंग करूंगा, ये हाई है, ठीक है, स्विंग हाई, ये स्विंग लो, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट कहाँ से लिया है, ये इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट है। सिर्फ जो मेजर इंड्यूसमेंट नजर आ रही है ना अभी, सिर्फ उसको मार्क करूंगा। बाकी जो ब्रेकिंग में जाके देखते हैं कि कैंडल ने फर्स्ट टाइम कहाँ ब्रेकआउट किया, कहाँ वैलिड पुल बैक बनाया, वो जब हम लाइव एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहां वो जरूरी होता है। बैक हिस्ट्री में, बैक टेस्टिंग में, प्रीवियस डाटा को देखने के लिए आप जो भी सिग्निफिकेंट इंड्यूसमेंट है वो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये मेरा हाई हो गया, ये लो हो गया। अब ये हाई मेरा, अब जब प्राइस हाई बना के नीचे आती है और जिस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट ले लेती है वो, तो उस वक्त वो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। लेकिन लो कब कंफर्म होता है, जब प्राइस इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल क्लोज करे, जैसे कि इस पॉइंट पे है, और सेकेंडली जहां से प्राइस ने स्टार्ट किया है कैंडल। क्यों, ये मैं म्यूट कर दिए हैं। लड़कों को जिसका कोई क्वेश्चन हो मुझे मैसेज कर सकता है। खैर, प्राइस हाई और लो का क्या कंडीशन है कि सबसे पहले प्राइस इंड्यूसमेंट ले, इस पॉइंट्स पे इंड्यूसमेंट ली, कैंडल नीचे क्लोज किया। सेकेंडली उसके बाद जब प्राइस ऊपर मूव करना शुरू करे तो प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करे, तो ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन नजर आ रही है कि प्राइस नीचे भी क्लोज किया, ऊपर भी। तो इसलिए ये मेरा स्विंग हाई और स्विंग लो, इसको मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है। अब जिस पॉइंट पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया, उसके दरमियान वाले हमने स्विंग हाई छोड़ देने हैं, क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम के, वीकली टाइम फ्रेम के, ये माइनर स्ट्रक्चर है। इस पे डेली में H4 पे, H1 में काफी सिग्नल बन रहे होंगे, लेकिन अभी हम मंथली को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट पे मेरा कौन सा हाई है, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो ये मेरा ये हाई करंट हाई बना था, लेकिन प्राइस ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, क्योंकि इस हाई की इंड्यूसमेंट किधर है, वो ये वाला पॉइंट बनता है तकरीबन, ठीक है। इस पॉइंट पे ये इंड्यूसमेंट लेवल बनता है, इसको मैं साथ साथ ड्रैग करता जाऊंगा। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्किंग है, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट लेवल है इस हाई का। प्राइस नीचे आई, ऊपर मूव कर गई, इंड्यूसमेंट नहीं ली, तो मैं स्विंग को छोड़ दूंगा। अब ये मेरा हाई है, और इस हाई की इंड्यूसमेंट किधर है, अगर हम वन बाय वन देखते हैं तो ये पहला वैलिड पुल बैक है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ रेड कैंडल के हिसाब से है। अगर इसको मजीद जूम आउट करें तो ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये वाली। अच्छा, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूसमेंट जब आप सबको पता है कि जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक है। अब अगर मैं इसको बताऊं कि इसका क्या फायदा होता है, हमें क्या पता लगता है इससे, ये देखें, जस्ट अ मिनट। प्राइस ने अगर इस पॉइंट से स्टार्ट लिया, इस पॉइंट से, या इसने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, ऊपर गई, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, ऊपर गई, या इसने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, तो इसको मैं ये छोटा सा पुल बैक मैप कर दूंगा, ठीक है। अब प्राइस ऊपर आई, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, फिर ऊपर आई, इंड्यूसमेंट नहीं ली, फिर ऊपर आई, इंड्यूसमेंट नहीं ली, तो इसका मतलब क्या है, ये अभी एक ही स्विंग चल रही है, ठीक है। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब होता है कि प्राइस ने कहाँ एक ब्रेकअप किया, ठीक है। जिस तरह ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट थी, इसका मतलब है प्राइस ने यहाँ एक स्विंग बनाई है। अब जहां ये इंड्यूसमेंट नहीं लेती, हम उसको एक कंप्लीट स्विंग मेजर करते हैं। जैसा कि इसको भी साइड पे कर दें, ये मेरा रिसेंट हाई था, इस हाई की इंड्यूसमेंट लेवल ये था। अब प्राइस ने यहाँ इंड्यूसमेंट नहीं ली, ये वाली, और इसके बगैर ही नीचे आके ऊपर मूव कर गई, ठीक है, इस पॉइंट तक। तो इसका क्या मतलब है कि ये मेरी अभी सिंगल लेग चल रही है, मतलब प्राइस ये इंपल्स की फॉर्म में मूव कर रही है अभी तक, ठीक है। ये जो करेक्शन होती है मार्केट में, करेक्शन नजर आती है, लेकिन ये वैलिड पुल बैक नहीं है।
ठीक है ना। अब ये इंड्यूसमेंट थी, प्राइस ऊपर गई, यहाँ से इंड्यूसमेंट नहीं ली, फिर नया हाई बना दिया। अब इस हाई की इंड्यूसमेंट किधर है? अब इसको मैं वैसे साइड पे रख लेता हूँ। इस हाई की अगर इंड्यूसमेंट देखें तो ये पहला वैलिड पुल बैक है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये उन लोगों को पता है जिन्होंने पुल बैक वाला लेक्चर देखा है। पुल बैक बेसिकली क्या होता है? जब भी मार्केट एक हाई बनाती है या एक कैंडल बनाती है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, जैसे ये ब्लू कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया, मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। ये मेरी हाईएस्ट कैंडल थी। अगर हम सपोज करें कि ये मेरी आगे वाली कैंडल्स नहीं है, इसको कुछ ऐसा कंसिडर कर लें, सॉरी। ठीक है, अगर सपोज करें कि ये ब्लू कैंडल के आगे कोई मुझे नजर नहीं आ रही चीज, तो उस वक्त मेरी ये ब्लू हाईएस्ट कैंडल थी। लेकिन अगर जैसे ही उससे आगे ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, तो ये मेरा एक वैलिड पुल बैक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो इसलिए हमने इसको इंड्यूसमेंट मार्क किया, क्योंकि फर्स्ट वैलिड पुल बैक इज आवर इंड्यूसमेंट। अच्छा, अब प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने ये हाई बनाया, यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, अब ऊपर चली गई। अब इस इंड्यूसमेंट के नीचे भी कैंडल क्लोज है, और अब ऊपर देखना, ऊपर क्या कर रही है प्राइस, ये वाले हाई से। इस हाई पे प्राइस ने स्वीप किया स्टार्ट में। अब जो कैंडल स्वीप करती है ना, हमेशा उस कैंडल के हाई से देखना है कैंडल क्लोज हुई है नेक्स्ट के नहीं। ये नहीं कि अगर ये कैंडल ने स्वीप किया तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज है, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और हमारा स्विंग हाई वैलिड हो गया। नहीं, जो कैंडल स्वीप करती है उस कैंडल के वीक के हाई से हमने नेक्स्ट कैंडल चेक करनी है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें इस पॉइंट से, तो ये भी तकरीबन स्वीप है। अगर बहुत जूम आउट करेंगे इसको कंफर्म करने के लिए, तो फिर हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये अभी स्वीप है, यानी इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया, लेकिन अभी तक इसकी अबव क्लोजिंग कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि इस कैंडल ने स्वीप किया है। बाकी कैंडल बाजार देखने में लग रही है कि वो ऊपर क्लोज है, लेकिन नहीं। जिस कैंडल ने स्वीप किया, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के हमने हाई को चेक करना है, इस कैंडल के हाई को। ठीक है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर अब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। अच्छा, अब इस कैंडल ने स्वीप किया, अब ये हाईएस्ट कैंडल है, तो अब हम इसके हिसाब से देखेंगे, तो ये यहाँ क्लोज हुई जाके कैंडल। ठीक है, तो अब जब बॉडी नीचे भी क्लोज होगी और जिस पॉइंट पर ऊपर क्लोज हुई, तब जाके हम कहेंगे कि ये मेरा हाई और ये मेरा लो कंफर्म हुआ है। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ इंड्यूसमेंट आपकी लर्निंग के लिए। ठीक है, अब ये इंड्यूसमेंट लेवल है। तो अब मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बना, जो हम स्ट्रक्चर साथ साथ देख रहे थे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अब प्राइस इधर आई, अब यहाँ से प्राइस ने एक नया डिप लिया है, यहाँ से प्राइस नीचे आई है। अब यहाँ तक प्राइस हमारी दूसरी स्विंग चल रही है। अब हम देखते हैं प्राइस किधर गई। अब देखें, बाजार देखने में लग रहा है कि प्राइस ने एक, दो, तीन और चार बार करेक्शन की है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ दो बार करेक्शन है उसकी। बाकी उसके वैलिड पुल बैक नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंड्यूसमेंट नहीं ली, वो हमारे स्विंग और हाई मैप नहीं होंगे। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि चार्ट पे जितना क्लियर रहेगा उतना ही आपको सही समझ आ जाएगा। अब यहाँ हमारा जाके हाई कंफर्म हुआ इस कैंडल के, इसके बाद हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब इस हाईएस्ट पॉइंट की इंड्यूसमेंट किधर है? इस हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम इंड्यूसमेंट देखें, तो वन बाय वन देखते हैं। तो ये वाला लो चेक करें, ये वाला लो, ये हमारी इंड्यूसमेंट है। फर्स्ट वैलिड पुल बैक इज आवर इंड्यूसमेंट। अब हम देखते हैं प्राइस ने क्या किया। ये हमारा हाई था, प्राइस नीचे आई। अब हम इस इंड्यूसमेंट को ड्रैग करते हैं। प्राइस ने इस हाई से यहाँ इंड्यूसमेंट नहीं ली, और जब ऊपर गए तो देखते हैं ऊपर क्लोज किया कि नहीं। अभी तक ऊपर भी क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम इस इंड्यूसमेंट को ड्रैग करके देखते हैं। ये देखें, इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है। ये मार्केट ने क्या ली? इंड्यूसमेंट। और अब नया हाई बनाने जा रही है प्राइस। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हाई और लो कैसे माप कर रहे हैं, ये है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब यहाँ देखें, काफी ज्यादा कंसेप्ट अप्लाई हुए हैं। सबसे पहला स्विंग हाई लो, सेकंड इंड्यूसमेंट, थर्ड लिक्विडिटी स्वीप, फोर्थ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिफ्थ फिफ्थ यहाँ कंसेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है? अगर आपने कल वाला लेक्चर जिन लोगों ने देखा है, तो यहाँ कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल हुआ है, इस लोग को देखें और यहाँ तक। अब मैं यहाँ इसको वक्ती तौर पे मैं इंड्यूसमेंट को यहाँ रिमूव कर रहा हूँ। रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे? ये वो पॉइंट है जहां रिटेल ट्रेडर अपनी बाइंग बना के बैठे थे।
वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था। रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो कहेगा ये जो मेरा जोन है ना, ये मेरा बाय जोन है, ठीक है। इसको वो कह देगा जी सपोर्ट, ठीक है, या उसको वो कोई भी कह ले, सप्लाई, डिमांड, कुछ भी कह लें, क्योंकि जितने भी SNR, सप्लाई एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड ट्रेडर्स हैं, वो ऐसे ही वर्किंग करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है, जो मार्केट ने सबसे ज्यादा रीटेस्ट किया होता है, उसको ही वो अपना, इसको मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। ये एरिया देखें, इसको वो अपना सपोर्ट, सप्लाई, डिमांड, रेजिस्टेंस, जो भी वो कह लें, वो सारा समझ रहे थे। लेकिन वो ट्रैप किस चीज का बने, मार्केट का, वो इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था। तो मार्केट ने अगर ऊपर जाना है, बुलिश जाना है, तो मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट को लाजमी लेगी। अब ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था जिसके हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे थे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक बात याद में जहन में रखें, हमेशा जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट उसकी लेफ्ट साइड पे फाइंड करनी है। ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट था, तो इसकी लेफ्ट साइड पे मेरी इंड्यूसमेंट ये थी। अब ये नहीं कि ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है और मैं कहूँ कि शायद प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट दी है। ये कैंडल उसकी राइट साइड पे है, हमने इसको भी मैप नहीं करना, ये भी इंड्यूसमेंट लेवल नहीं है, और सिमिलरली ये भी इंड्यूसमेंट लेवल नहीं है, ठीक है। इंड्यूसमेंट किस लेवल पे फाइंड करनी है, चाहे आपका ट्रेंड बुलिश है चाहे बेरिश है, जो भी रिसेंट पॉइंट जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, हमेशा उसकी लेफ्ट साइड पे आपने अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको इंड्यूसमेंट का पता लग गया किस लेवल पे फाइंड करनी है और किस साइड पे फाइंड करनी है। सेकेंडली, अब आप इस लेवल की बात कर रहे थे, अब प्राइस ने यहाँ रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, यहाँ मार्केट ने लोगों को मैनिपुलेट किया, वक्ती तौर पे बाइंग की, लोग खुश हो गए कि हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से एंट्री ली है, हम काफी देर होल्ड करेंगे। जो भी स्विंग ट्रेडर थे, पोजीशन ट्रेडर थे, या जो भी आप कह लें, वो क्या किया मार्केट ने जैसे ही एक क्विक मूव डाउन की, डिप लिया, इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, और साथ ही मार्केट ऊपर चली गई। तो ये जो सारे यहाँ अपनी एंट्री बना के बैठे थे, उनके ब्रेक इवन, स्टॉप लॉस, और इवन के यहाँ के सेल स्टॉप, वो सारे के सारे मार्केट ने ले लिए, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो मार्केट को ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए होती है, लिक्विडिटी। और लास्ट लेक्चर में हमने यही स्टडी किया कि लिक्विडिटी वन कैसे मूव करती है। मार्केट एक पॉइंट पे जाती है, वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर दूसरे पॉइंट पे आती है, लिक्विडिटी लेती है, अब मार्केट किसी नए पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैब करने जाती है। और लिक्विडिटी मार्केट कैसे लेती है हमेशा, ये थोड़ा सा मैं कम्प्लेक्स कर रहा हूँ चीजों को, लेकिन हम रहेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग पे ना स्टार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ने अगर इस पॉइंट से लिक्विडिटी ली है ना, तो वो हमेशा उसकी ओपोजिट डायरेक्शन पे अपनी लिक्विडिटी फाइंड करेगी। अगर उसने वहां से ले ली, तो फिर उसके बाद ओपोजिट डायरेक्शन पे, फिर ओपोजिट डायरेक्शन पे। इसलिए जो हमारा फोरेक्स चार्ट है वो कुछ इस तरह नजर आ रहा होता है, क्योंकि मार्केट एक साइड पे लिक्विडिटी लेती है, फिर दूसरी साइड पे जाती है, दूसरी साइड से लेती है, फिर ओपोजिट साइड पे जाती है। यानी कि जिस पॉइंट से मार्केट ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट मोस्टली अपनी ओपोजिट डायरेक्शन को हंट कर रही होती है। अब हम यहाँ की बात करें, तो इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने। अब अगर मैं इस सपोर्ट एंड डिमांड को खत्म करता हूँ, इसको एज ए इंड्यूसमेंट मार्क करता हूँ। अब ये बेसिकली हमारी इंड्यूसमेंट लेवल है, इसको मैं लिखता हूँ फॉर SMC। और रिटेल के लिए क्या है, सपोर्ट, ठीक है। या जो सप्लायर ट्रेडर है उनके लिए ये क्या है, डिमांड, डिमांड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब जो SMC के अलावा बाकी सब यहाँ बाय कर रहे हैं, वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट ने अगर यहाँ लिक्विडिटी ली, अब मार्केट इस पॉइंट पे आ गई है। अब जब तक हमें ये वाला जो हाई है, ये वाला ब्रेक ना करती मार्केट, अब मेरे इस ब्रोकर पे कर दिया, लेकिन जो मेरी दूसरे ब्रोकर है वहां अभी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन खैर, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो फिर ये मेरा हाई कंफर्म होता अगर यहाँ कैंडल क्लोज होती। लेकिन अभी यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुई। नो डाउट उसने इंड्यूसमेंट के नीचे तो कैंडल क्लोज की है, लेकिन ऊपर नहीं क्लोज की। वेट करें जरा, मैं मोबाइल पे चेक करूँ कि मेरे सेकंड ब्रोकर ने यहाँ स्वीप किया है कि नहीं, क्योंकि ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और डेमो अकाउंट है। मैं अपने लाइव अकाउंट को चेक करूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सम टाइम ना ब्रोकर थोड़ी सी जब न्यूज़ वगैरह आती है तो हल्की फुल्की मैनिपुलेशन करते हैं। और मेरे ICT के अकाउंट पे भी मतलब IC मार्केट पे भी यहाँ स्वीप हुआ है। चलें, अच्छा, तो होपफुली आपको कंसेप्ट समझ आ गया। मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, अब मार्केट ऊपर आ गई है। अब एक चीज और नोट करें, लिक्विडिटी, अगर तो ये लिक्विडिटी स्वीप जेन्युइन है, ठीक है, तो ये देखें मार्केट ने क्या किया, इन दोनों टॉप्स को स्वीप किया। वजह क्या थी उसकी, क्योंकि एक मैं आपको और बात बताता चलूं, क्योंकि मुझे सुबह कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे, तो कुछ ब्रोकर के ऊपर अभी ये टॉप ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए अभी वेट करें, ये forex.com है, मैं जरा ओंडा पे चेक कर लूँ। हाँ जी,
ये देखें इधर स्वीप नहीं हुआ। इसकी मैं जरा ये हाइड करता हूँ ड्राइंग। ये जो इसका हाई है ना, ये वाला हाई इस कैंडल का, ये बना है 2075.28, और ये बना है 2067। यानी किसी ब्रोकर पे उसने हाई स्वीप किया, किसी पे नहीं किया। तो ये बेसिकली ब्रोकर मैनिपुलेशन है, इससे आपने परेशान नहीं होना। तो अब हम चलते हैं दोबारा उसी पेयर पे जिस पे हम एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि हमारा पर्पज है स्ट्रक्चर मैपिंग कि वो कैसे करनी है। अच्छा, अब ये थी इंड्यूसमेंट लेवल, मार्केट नीचे क्लोज किया, ऊपर क्लोज नहीं किया। खैर ये था वीकली एनालिसिस। अब वीकली के बाद हमने करना है डेली। ओवरऑल वीकली में प्राइस क्या है? बुलिश। ओवरऑल वीकली में प्राइस अभी तक बुलिश चल रही है। अब हम चलते हैं डेली पे। अब बात आती है डेली का कहाँ से स्टार्ट ले। वीकली का तो हमने एक खास पॉइंट से स्टार्ट लिया, ठीक है। वीकली का हमने यहाँ से स्टार्ट लिया और ऊपर तक देखते आ रहे हैं। डेली का क्या करना है? डेली के लिए हमेशा कोशिश किया करें कि जो भी प्राइस ने रिसेंट स्ट्रक्चर चेंज किया जिस पॉइंट पे, ठीक है, जैसा कि ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, यहाँ से बेरिश था और यहाँ आके बुलिश हो रहा है, तो कोशिश किया करें इस पॉइंट से स्टार्ट करें। और इस पॉइंट को स्टडी करने के लिए आपको एटलीस्ट बैक साइड से दो स्विंग्स का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी लास्ट की दो स्विंग उसको मैप कर लेते हैं। ये प्राइस ने लो बनाया, ठीक है। अब उसके बाद अब हम इसके इंड्यूसमेंट लेवल देखते हैं। ये प्राइस ने लो बनाया और इसका इंड्यूसमेंट लेवल जूम आउट करके चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पे था। अच्छा, सम टाइम ना दो कैंडल बड़ी क्लोज होती हैं। तो ये जिन लोगों ने पहले वेबिनार लिए हैं उनको आइडिया है कि जब दो कैंडल बहुत क्लोज हों तो हम एक डिजिटल मेथड लगाते हैं। डिजिटल मेथड क्या है? बेसिकली जब भी हम किसी कैंडल पे कर्सर लेके जाते हैं तो ऊपर ये वैल्यूज आ रही होती हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इस लेवल को चेक करें। तो जब हमने अपर लेवल की इंड्यूसमेंट चेक करनी है तो हमने उसकी हाई की वैल्यू देख लेनी है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस कैंडल का हाई ऊपर है, तो वहां से हम उसको इंड्यूसमेंट को मार्क कर सकते हैं। वैसे क्लियर देखें, बिल्कुल ऑब्वियस इंड्यूसमेंट तो इस लेवल पे है, लेकिन क्योंकि प्राइस ने ये लो बनाया तो हमने इसके करीब तरीन देखनी है, ठीक है। तो उसको देखने का क्या तरीका है? मैं इस रेड कैंडल पे कर्सर ले गया हूँ तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 1858.82, और जो साथ वाली है वो है 1858.18, यानी इस कैंडल की हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है? इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, तो ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट होगी। अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तो जिस कैंडल ने अगर स्वीप किया हो, तो फिर हम क्या करते हैं? अगर इस कैंडल ने स्वीप किया है तो हमने इसके हिसाब से देखना है कि बाकी किसी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज है कि नहीं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन इसको ये जो लोग इसको स्किप करते हैं ना, वो बाद में काफी जगह पे ना ट्रैप बन जाते हैं मार्केट का। अब ये देखें, तो ये मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोज किया, जूम आउट करके देख लिया। तो इसका क्या मतलब है? कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट ली, इसको मैं इंड्यूसमेंट लिख देता हूँ। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद देखते हैं प्राइस का लोअर साइड पे क्या रिएक्शन है, क्योंकि हम बेरिश मार्किंग कर रहे हैं। ये देखें, इस पॉइंट ने स्वीप किया, लेकिन ये सामने हमें साफ नजर आ रहा है कि इसके स्वीप करने के साथ ही नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोज भी किया है। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर भी क्लोज करे, नीचे भी, तो वो हमारा, ये हमारा होगा लोअर लोअर लो। और इन दो पॉइंट के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा होगा हाई लो। अब ये मेरा हाई लो है, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया इस पॉइंट का। अब इसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया है। अब इस लो की इंड्यूसमेंट किधर है? तो ये बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ये इंड्यूसमेंट है? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अभी, अ, अपना माइक ना ऑन करें, अभी मुझे मैसेज कर दें अगर कोई देख रहा है, तो मुझे बताएं क्या ये लेवल मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है इस लो के हिसाब से। ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वेबिनार का पर्पज है कि आप लर्न करें। अच्छा, दो दो लड़कों ने कहा है नो। बाकी भी पार्टिसिपेट करें, अगर कोई गलती होगी तो जब मैं बताऊंगा फिर आप सीखेंगे, क्योंकि अच्छा, उस्मान कह रहा है यस यस, ठीक है। बाकी भी बताएं। उसका ये फायदा है कि जब आपको गलती करते हैं और आपको कोई कोई बंदा करेक्ट करता है ना, तो वो फिर आपकी जो मिस्टेक है वो क्लियर हो जाती है और आपको चीज याद हो जाती है। आइडिया बना रही है, ब्लू वाली कर रही है, ओके। जमान, शुएब भाई, यस, ओके। चलें, 4 से 5 लड़कों ने रिप्लाई किया है, तो बाकी अगर कर देंगे तो मैं आंसर देख लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ। ये मेरी लोएस्ट कैंडल थी, उसके पीछे ये मेरी लोएस्ट कैंडल है, और उसके पीछे मेरी लोएस्ट कैंडल कोई भी नहीं है। ये वाली कैंडल, ये अब ये जो 3 कैंडल है ना, ये वाली, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये बेसिकली वैलिड पुल बैक नहीं है।
ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको, बल्कि इससे अच्छा मैं आपको लाइनें लगा देता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये इसका लो है, यहाँ से मैंने एक लाइन लगाई और एक मैंने इसके टॉप से लाइन लगाई इस पॉइंट से। ये देखें, बेरिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में वैलिड पुल बैक वो होता है जो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे। तो ये हमारी प्रीवियस कैंडल थी इन तीन कैंडल के लिए, इन्होंने तो इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है। और जो वैलिड पुल बैक नहीं होता वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके साथ ही पिछली कैंडल देखें, ये वाली, और इस कैंडल ने अपनी इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। वो अब हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, लेकिन जब आप खुद मैपिंग करेंगे होगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये देखें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ये वाला है या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला। सर जी ये जो बेरिश कैंडल बनी हुई है रेड और इसके साथ हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है, तो इसमें तो ब्रेक हुआ है ना, ये जो आप यही लोएस्ट कैंडल कैंडल कौन सी है? लोएस्ट कैंडल ये वाली है या ये वाली है? फुल बैक के लिए सर हम इससे पहले ये जो हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है इसके साथ वाली लेंगे ना? ये वाली या ये वाली? नहीं, इसके साथ जो इन्वर्ट ये बना हुआ है हाँ ये कैंडल लेंगे ना, क्योंकि इसका तो वो आगे जो हाई बना है ये फिर यहाँ से तो नहीं ब्रेक देखें, हुआ है ना। आपका ये जो एरो शो हो रहा है ना, मुझे इस पॉइंट पे शो हो रहा है, मुझे बताएं आप इस कैंडल की बात कर रहे हैं? जी सर इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं। इससे पीछे ये वाली लोएस्ट कैंडल है कि ये वाली लोएस्ट कैंडल है? कौन सी लोएस्ट कैंडल है दोनों में से? मैं ये वाली लोएस्ट कैंडल इनमें है। से ये तो आपस में ब्रेक हुई हुई है ना। है ना, ब्रेक हुई। इसका ये हाई है, ये इसका बॉटम है ना। इस कैंडल ने, ये इनसाइड बार है ना, इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। अगर ऐसा होता, मैं थोड़ी सी आपको ना बताता हूँ ड्रॉ करके। अगर ये चीज भाई ऐसे अपना होती ना, एरो रिमूव कर दो। कोई बात नहीं, वो हो जाता है। ये देखें, अगर ये थोड़ा सा ऐसा होता ना मार्केट में, ये कंडीशन ऐसे होती, तो ये फिर वैलिड पुल बैक था, क्योंकि इस वीक ने इसके लो को ब्रेक किया। फिर ये मेरी लोएस्ट कैंडल है। अभी मेरी लोएस्ट कैंडल, जब मैं इस वीक को रिमूव करूंगा तो देखें ये मेरी लोएस्ट कैंडल है। तो इसके हिसाब से मेरा ये वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल नहीं है। ये वाला मेरा वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल है, क्योंकि ये वो कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हुआ है। और इस कैंडल ने, क्योंकि ये लोएस्ट कैंडल है, तो इसने इसका हाई ब्रेक किया, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। कुछ लोगों का मैसेज आ गया, समझ जी आ सर गया है। क्लियर हो गई है। जी, ये बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, लेकिन फोरेक्स में जब तक स्ट्रक्चर मैपिंग पे आप फोकस कर लें, सबसे टेक्निकल चीज यही है। एंट्री लेना कोई ट्रेडिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो दोस्त समझते हैं ना, मुझे अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ट्रेडिंग एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री कैसे लेनी है। तो एंट्री लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अगर मुझे पता है कि ट्रेंड मेरा बेरिश है, तो यहाँ मैं एंट्री ले लूँ, यहाँ ले लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कंफर्म है मेरा ट्रेंड बेरिश है। ये एंट्री टेक्निक्स उन वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी जान को लाले पड़े हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं सीखनी। उनको ये है कि हम डेली के 2 से 4 डॉलर बना लें और उसको लेके हम इजी होकर बैठे हैं। मैंने आपको, शायद जो लोग नया सुन रहे हैं, मैं हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 सेटअप ट्रेड करता हूँ। और जो मैं सेटअप ट्रेड करता हूँ वो मोस्टली मैं ग्रुप में ड्रॉप कर देता हूँ। तो आपको आइडिया होगा मैं बहुत कम ट्रेडिंग करता हूँ। कम करने का मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉफिट उतना नहीं बनाता। थोड़ी ट्रेडिंग करें, कंफर्म सेटअप को ट्रेड करें और एक अच्छी लॉट के साथ ट्रेड करें, तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब अच्छी लॉट का मतलब ये भी नहीं है कि आप 10% रिस्क ले लें। अच्छी लॉट का मतलब ये है कि आप अपना टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट करें। जैसे मेरा टारगेट है मंथली 300 से 400 डॉलर। ठीक है, उसमें मेरा अच्छा सर्किट चल रहा है, तो मैं क्यों उसको अब 1000 डॉलर या 2000 डॉलर की नजर से देखूं? मैं उस पर रिस्क भी कम रखूंगा और एक अच्छे सेटअप का वेट करूंगा। हम जब आगे एंटी टेक्निक्स पढ़ेंगे। जी जी। भी सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। आप कहने कि मेरा मंथली टारगेट जो है ना वो है 300 से 400 डॉलर। ठीक है, आप इससे कितनी इक्विटी पे और क्या लॉट साइज कॉमनली यूज कर रहे होते हैं कि आपका वो टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है? जाहिर सी मैंने बात है आपको ना एसएल हिटिंग तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी रियलिस्टिक थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। आपके इसी हम्म ग्रुप में कुछ लड़के ऐसे हैं जो आज से 3-4 महीने से पहले मेरे साथ स्टिक थे। ये ग्रुप मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफी लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड थे, और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। जहाँ कोई अच्छा प्लेटफॉर्म था, वो काफी पेड कोर्स बेच रहे थे। ठीक है ना। तो इस ग्रुप में एक लड़का है, बल्कि काफी लड़के हैं, जिन्होंने 50-50 डॉलर से अकाउंट स्टार्ट किया, जिनके पास कोई सेविंग नहीं थी। और अब माशाल्लाह उनका अकाउंट तकरीबन 50%, 100% भी ग्रो कर चुका है। कोई अभी 200 पे पहुंच चुके हैं, कोई 300 पे पहुंच चुके हैं। मेरी अपनी सेल्फ इक्विटी, मैं 600-700 डॉलर से ज्यादा अकाउंट में नहीं रखता।
मैं जितना प्रॉफिट बनाता हूँ उसको विड्रॉ करता हूँ और अपना प्रॉफिट से कंपाउंड करता हूँ, जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है उसको मैं निकाल लेता हूँ। और मैं अपनी, क्योंकि मेरी ब्रेड एंड बटर भी यही है, और मैं साथ साथ एक जॉब होल्डर भी। शोएब भाई, इसमें देखें आपने अपना मेथड तो बता दिया है जी, ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन ना अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमें अभी तक ना एंट्री टेक्निक्स का नहीं पता चल रहा। वो हम मैंने अभी बताया भी नहीं है। बहुत गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, एंटी अब मैं टेक्निक्स मैंने क्योंकि पता बताई क्या नहीं है। एंटी टेक्निक्स मैं आपको बता दूंगा, उसकी बताऊं वजह क्या है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि आप एंटी टेक्निक का क्या मतलब है कि गाड़ी में कैसे बैठना है। ठीक है, कि गाड़ी में मैंने हम्म, राइट साइड से बैठना है, लेफ्ट साइड से बैठना है, या गाड़ी के सामने खड़े होना है, पीछे खड़े होना है। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता कि गाड़ी के बिल्कुल सामने किस वक्त खड़े होना है, खड़ी होगी तो खड़े होना है, अगर चल रही है तो सामने नहीं खड़े होना। हाँ, अगर गाड़ी मेरी ऐसे ही है। दीवार के साथ राइट साइड खड़ी है तो मैंने लेफ्ट साइड से एंटर होना है, अगर लेफ्ट साइड उसकी दीवार के साथ है मैंने राइट साइड से एंटर होना है। तो कहने का मतलब है, जब तक आपको रोड मैप का नहीं पता, आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता कि मेरी गाड़ी किस एंगल पे खड़ी है, तो आप किधर से एंटर हो। सही कह रहे हैं। अच्छा, जो जिन स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं जो ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो सुन भी रहे होंगे। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि वो अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री जो है वो शेयर करें, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो कि यार वो लॉट साइज क्या क्या यूज करते रहे हैं, उनका मैं आपको बता टीपीएसएल दूं, वगैरह लॉर्ड्स थोड़ा सा हमें आइडिया मिलता रहे। आपस में क्यूए कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन था, मैं यहाँ से कंटिन्यू करने से पहले आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को हिस्ट्री वगैरह चाहिए वो हिस्ट्री भी मिल जाएगी आपको, ट्रेडिंग प्लान भी मिल जाएगा, एंट्री टेक्निक्स भी मिल जाएंगी। पर पर अकाउंट, पर इक्विटी क्या लॉट साइज लगानी है, कैसे लगानी है, वो भी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रोसीजर मिल जाएगा। उस चीज़ से आप घबराएं नहीं, ठीक है। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनके लिए सिर्फ मैं एक छोटी सी एडवाइस दे देता हूँ कि कभी भी अपनी 100% इक्विटी के हिसाब से ट्रेड ना करें। अगर आपका अकाउंट $1000 का है, तो आप ये कंसिडर करें कि आपके अकाउंट में सिर्फ $400 या $300 है, यानी 30 to 40% कंसिडर करते हुए 60% सेव रखते हुए उस पर रिस्क लें। यानी अगर आपका अकाउंट $1000 का है, तो उसमें से आप $400 के हिसाब से लॉट साइज लगाएं 0.04 की, जो आपके अकाउंट का तकरीबन बनेगा 1%। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रेड मैनेज कर सकते हैं आप। बाकी मतलब आप देख लें कि किस तरह अभी इक्विटी क्या है और किस तरह। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपका कोई श्योर सेटअप है, तो 0.02 यानी कि 2% आपका 1000 के अकाउंट पे 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और कुछ, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, यहाँ सबसे बड़ा नशा ग्रीड, लालच, पैसा, रातों रात अमीर होने का। रातों रात कोई अमीर नहीं होता, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है हर कामयाबी के पीछे। माशाल्लाह सारे पाकिस्तानी भाई हैं मेरे, कुछ इंडियन भी हैं। अगर हम किसी क्रिकेटर की बात कर लें तो उनकी एक जब स्ट्रगल हिस्ट्री देखें ना, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होती है, 8-8 साल 10-10 साल की स्ट्रगल होती है। और 8-8 साल 10-10 साल के बाद वो एक एक क्लिक पे पैसा कमा रहे होते हैं। और वो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वैरन बुफे हो गया, आईसीटी है, जितने भी हैं, वो सारे कामयाब हुए हैं क्योंकि उनकी स्ट्रगल को 33-33 साल की है। और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में हमेशा आईसीटी के माइकल का नाम लिखता हूँ और ट्रू एसएमसी का, क्योंकि मेरे अपने जो कंसेप्ट हैं वो मैंने इधर से ड्राइव किए हैं, कंसेप्ट उन्हीं के हैं, लेकिन सिर्फ एक से दो रूल किसी जगह पे ऐसे ऐड कर लिए हैं जिसके बाद मेरा रिस्क कम हो जाता है। मेरे सेटअप तो कम हो जाते हैं, लेकिन जो सेटअप मेरा बनता है वो फिर मेरा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ब्रीफ इंस्ट्रक्शन या एक एडवाइस उनके लिए जो एक्सपर्ट या प्रोफेशनल ट्रेडर अभी इस वेबिनार में बैठे हैं, उनके क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, तो खैर ये मेरा इस पॉइंट पे लो कंफर्म हो गया, ये मेरा हाई कंफर्म हो गया क्योंकि मार्क कैंडल इधर क्लोज किया है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हम देखें तो ये जो पॉइंट था, ये वाला वैलिड पुल बैक नहीं था। ये आपको समझ आ गया क्योंकि ये मेरी हाईएस्ट कैंडल थी, इसका हाई और लो प्रोटेक्टेड है। तो इस इन लाइनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट लेवल के मार्केट ने ऊपर भी क्लोज किया, और अब हम देखते हैं मार्केट का नीचे क्या रिएक्शन था। ये देखें, मार्केट ने नीचे भी क्लोज किया है, अबव भी क्लोज है और बिलो भी क्लोज है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा लोअर हाई और ये मेरा लोअर लो। ठीक हो गया, अब ये चीज आपको कंफर्म होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लो की तरफ। इसके बाद मार्केट ने इसके बाद ये लो बनाया नीचे, इसकी इंड्यूसमेंट लेवल इस पॉइंट पे था, इसमें कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट नीचे आ गई। अच्छा, आपको फिर दोबारा बता दूं, जैसे इस पॉइंट से मार्केट नीचे आई, ठीक है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, फिर नीचे आई, फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली,
फिर नीचे आई, फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली और फिर नीचे आ गई। तो ये जो बाजार देखने में आपको 1 2 3 तीन स्विंग लग रही है ना, ये बेसिकली तीन ही है। ये टोटल की टोटल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक स्विंग है, यानी प्राइस इसको इंड्यूसमेंट लेने के बाद इम्पल्स की फॉर्म में नीचे आई है। ये मैंने स्टार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी को ही हम स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं कि कहाँ मार्केट ने एक्चुअल टर्न ली है। अच्छा, अब ये मेरा लो और ये मेरा लोअर हाई। अब हम देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने ये लो बनाया, ये इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल है। अब जब मार्केट फर्स्ट टाइम इंड्यूसमेंट ले लेती है तो वो वाला लो लो कंफर्म हो गया, लेकिन ये वाला हाई कब कंफर्म होगा, लोअर हाई, जब मार्केट इस पॉइंट से इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोज करे। तो अब हम देखते हैं नीचे क्लोज किया है कि नहीं किया, इस लो से नीचे। ये देखें, हार्डली 2 से 4 पिप के डिस्टेंस से मार्केट ऊपर मूव कर गई है, यानी यहाँ से इंड्यूसमेंट ली इस पॉइंट से, ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल था, मार्केट ऊपर मूव कर गई। अब ऊपर मूव करते करते एक लेवल मार्केट में ये आया कि मार्केट ने इस पॉइंट पे जो हमारा मेजर हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हमने सिर्फ एक बेसिक सा लेक्चर लिया है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता कैसे है, जैसे इस पॉइंट पे हमने अब देखा है अभी। लेकिन ये फेक कब होता है, वैलिड कब होता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन उस पर मेरी 80% वर्किंग कंप्लीट हो गई है। क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा सा स्पेयर करना पड़ता है, फिर मैं प्रेजेंटेशन डिजाइन करता हूँ, फिर उस पर एनिमेट करके कोशिश करता हूँ कि आपको कंसेप्ट कन्वे हो। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होता है, कौन सा फेक होता है, उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ किस टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली के हिसाब से। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किसका है, डेली का। अब आपको पता लग गया कि स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा थोड़ा सा बैक साइड से डाटा लेके आना पड़ता है, वरना आप टोटल ब्लैंक हैं। वरना आप टोटल ब्लैंक है कि मार्केट इधर से इधर क्यों आ गई है। ये ओवरऑल डेली का ट्रेंड बुलिश हो चुका है। ठीक है, अब जब डेली का ट्रेंड बुलिश हुआ है तो मार्केट ने ये रिसेंट हाई बनाया है। अब हम इस हाई के हिसाब से मार्केट को देखें। ठीक है, ये मार्केट का रिसेंट हाई था इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। इस पॉइंट ने कहाँ से इंड्यूसमेंट ली, ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल था। बताएं ये इंड्यूसमेंट लेवल है कि नहीं, कोई बंदा अगर देख रहा है तो मुझे मैसेज करें, ये वाला पॉइंट। तो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये वाली कैंडल मेरा है कि नहीं, क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट लेवल। 1, नो, यस, नो, ओके, और बता दें, नो। ठीक है, बस 3 से 4 लोगों के आंसर आए हैं, चलें खैर। ठीक है, चलें, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि काफी लोगों के आंसर नो में है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कोई बात सीख ली आज। ठीक है, तो जब आप एक बात सीख जाते हैं तो मैं ये समझा हूँ कि लेक्चर का हक अदा हो गया। वजह क्या है कि ये इंड्यूसमेंट लेवल क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि ये कैंडल चेक करें, ये कैंडल, और इसी का लो चेक करें, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये हाई है और ये कैंडल है, तो बाकी सारी कैंडल इसके अंदर बनी है। ठीक है, जब भी कोई हमने कैंडल वो कंसिडर करनी है जो प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करे। हाई या लो ब्रेक करने का क्या मकसद होता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने देख लिया है इंजीनियर लिक्विडिटी का या लिक्विडिटी स्वीप का। क्योंकि जो कैंडल लिक्विडिटी ले लेती है उस कैंडल की अहमियत बढ़ जाती है, उसकी अपनी पावर कंज्यूम हो जाती है, वो अपनी पावर आगे शिफ्ट कर देती है। खैर, ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर में है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, ये कैसे या क्या लॉजिक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये है कि जो भी हमारी हाईएस्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक हो। अब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, अब ये कैसे वैलिड पुल बैक बन सकता था, सिंपल, अगर ये इसकी वीक ऐसे होती तो ये भी वैलिड पुल बैक था और फिर मेरा ये भी वैलिड पुल बैक होता। लेकिन अभी क्योंकि इसकी वीक नहीं है तो ये मेरी हाईएस्ट कैंडल का हाई और लो प्रोटेक्टेड है, तो इसलिए ये मेरी सारी इनसाइड बार है। इस कैंडल के आगे ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है, ये वाली। तो इस कैंडल के हिसाब से मेरा इंड्यूसमेंट लेवल जो बनता है, चलें आपको समझ आ गई, अच्छी बात है शुभ साहब। और इस कैंडल के हिसाब से मेरा जो इंड्यूसमेंट लेवल बनता है वो ये बनता है, ये वाला कैंडल। ठीक है ना, तो कैंडल ने, इस स्विंग ने यहाँ से इंड्यूसमेंट नहीं ली, वापस ऊपर मूव कर गया। अब ऊपर देखते हैं कि कैंडल ने क्या किया है। ये मेरा हाई था और ये देखें अब ये क्या हुआ है, बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप। इसको मैं आइडिया मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो
यहाँ प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं ली, इंड्यूसमेंट नहीं ली, ऊपर गई, ये लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये भी स्विंग ऐसे ही है, ये भी स्विंग ऐसे ही है, ये भी स्विंग ऐसे ही है, ये एक स्विंग है। अब इस स्विंग तक हम इसको देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, क्या कोई स्ट्रक्चर बनाया था या सिर्फ एक इम्पल्स की फॉर्म में आई है। ये देखें, जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है तो मार्केट इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ये सिर्फ सारी एक स्विंग है, ठीक है, ये सारी एक स्विंग है। और अब आपको समझ आ गया होगा कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या जो ट्रेंड वाले ट्रेडर हैं वो क्यों फेल होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इसको अपना इस पॉइंट पे इसको अपनी स्विंग मार करते हैं, ये मेरा चैनल है, ठीक है, वो इसको चैनल मार कर लेते हैं अपना। ये तो चैनल है ही नहीं, क्योंकि ये तो स्विंग ही एक है, चैनल तो बनता है स्विंग का। ये रिटेल ट्रेडर या चैनल वाले ट्रेडर या ट्रेंड लाइन ट्रेडर इसीलिए फेल होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि मैंने किस लो को मार करना है, यानी अगर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है तो किस लो को मार करना है। अब ये देखें, ये जो सारी की सारी क्या थी, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। जितने भी यहाँ ट्रेंड लाइन ट्रेडर होंगे वो सारे के सारे स्टक हो गए, जिन्होंने यहाँ सेल किया ये सोच के कि भाई मेरा बुलिश ट्रेंड मारा, मार्केट नीचे आएगी, नहीं, क्योंकि प्राइस ओवरऑल एक स्विंग में मूव कर रही, सीरीज सारी की सारी एक इम्पल्स है, क्योंकि प्राइस ने कहीं इंड्यूसमेंट ली ही नहीं, कोई वैलिड स्विंग हाई और लो बना ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या है और ये सारी की सारी एक स्विंग है। चलें, अब नेक्स्ट क्या है, प्राइस ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर ये मेरा रिसेंट हाई है। अब इस हाई की इंड्यूसमेंट किधर है, अब ये बिल्कुल कंजेक्टिव कैंडल है सारी, 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी। तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अब समझ आ गया, इस हाई की इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल चेक करें, ठीक है ना। तो इसने लो साइड पे स्वीप किया, जब मार्केट लो साइड पे स्वीप करे और उस हाई के बाद में ऊपर क्लोज करे तो ये क्या होता है, ये स्विंग हाई होगा या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। इस पर भी मुझे जरा कमेंट कर दें मैसेज पे, क्योंकि आप लोगों की लर्निंग हो रही है। अगर आप कोई गलती करेंगे तो सीख जाएंगे, अगर नहीं तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। एक का रिप्लाई आ गया, ये गलत है या सही है ये मैं बाद में कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड, बिल्कुल पहले लेक्चर की पहली रीजन की बेस पे मैंने ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि जिन पहला लेक्चर तो मोस्टली सबने देखा होगा, ठीक है। तीन, कोशिश करें पार्टिसिपेट करें, इसमें आप लोगों का फायदा है। हाँ जी, लिक्विड स्वीप तो है, ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ऊपर वाली साइड पे जैसे मार्केट ने ये लिक्विड स्वीप ली है और स्वीप करने के बाद ऊपर कैंडल क्लोज है, तो अब ये क्या है, ये मेरा स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, या ये सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, हायर हाई, ठीक है बॉस, ओके, ठीक है। चलें, काफी लोगों का आंसर ठीक है माशाल्लाह। एक एक दोस्त हैं जिन्होंने कहा है कि हायर हाई। अब देखें, हायर हाई की कंडीशन क्या होती है कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट ले तो इंड्यूसमेंट के नीचे अपनी कैंडल क्लोज करे, लेकिन यहाँ कैंडल क्लोज नहीं है, और इस हाई के बाद आपको ये वाली कैंडल लग रही है नीचे क्लोज, लेकिन ये इसके नीचे नहीं है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने एक नया हाई पोस्ट कर दिया है। अगर मार्केट ये हाई ना बनाती, ऐसे ही नीचे जाती, तो फिर ये मेरा हाई और वापसी पे ये मेरा लो कंफर्म होना था, लेकिन यहाँ मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने नीचे क्या किया, सिंपल स्वीप किया है। ये जो लेवल है ये सिर्फ स्वीप स्वीप लेवल है, ठीक है, नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई और मार्केट ने नया हाई बना दिया, और नए हाई के ऊपर बॉडी क्लोज है, नीचे क्लोज नहीं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये सिंपल और सिंपल मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। होपफुली अब क्लियर हो गया होगा जीत भाई के ये आंसर थे, ठीक है ना, कि ये हायर हाई है। चलें, अब चलते हैं नेक्स्ट जी, ठीक हो गया, आपका मैसेज रिसीव हो गया। अब प्राइस ने ये हाई बनाया, अच्छा, जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है ना इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो वो जो इंड्यूसमेंट लेवल है वो वहीं का वहीं रहता है। अगर प्राइस ऐसे मूव ऊपर करती जाती तो हम इंड्यूसमेंट लेवल को शिफ्ट करते रहते, लेकिन मार्केट ने हाई बनाया, वापस नीचे आना शुरू होगी। अब जब मार्केट नीचे आ रही है तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा लास्ट डेली टाइम फ्रेम का लास्ट वैली लो किधर था, वो इस पॉइंट पे है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने कोई भी डेली लोअर लो, ठीक है, इसके बाद देखिए मार्केट ने अभी तक कोई भी लो और हाई कंफर्म नहीं किया। प्राइस अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद नीचे आई, तो यहाँ तो काफी इंड्यूसमेंट लेवल अब इसके बाद, अब ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये मेरा हाई है, इस हाई की मेरी इंड्यूसमेंट लेवल किधर है, चलो मैं लिखा रहने देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मुझे बताएं, अब ये मेरा हाई है,
इस हाई की इंड्यूसमेंट किधर है, सिंपल ये इंड्यूसमेंट इस लेवल से इस लेवल पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस हाई की बैक साइड पे सबसे पहला वैलिड पुल बैक ये है। होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अब ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने नीचे भी क्लोज किया और इस हाई के बाद हम ऊपर रिएक्शन देखते हैं इसका। अब इसने ऊपर भी क्लोज किया, इस कैंडल के नीचे भी कैंडल क्लोज है और ऊपर भी क्लोज है, तो ये मेरा स्विंग हाई और ये वाला पॉइंट मेरा स्विंग लो, ठीक है ना। अच्छा, अभी ना जब चेंज ऑफ फैक्टर का लेक्चर आएगा ना तो आप लोग सोचेंगे कि कल तो आपने ये बताया था, आज आप ये बता रहे हैं। ये स्विंग हाई और स्विंग लो है, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कि आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। चलो मूव करो। स्विंग हाई और स्विंग लो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है वीक पॉइंट, एक होता है स्ट्रॉन्ग। और इसी तरह जो स्विंग हाई है, एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जिन्होंने लास्ट वेबिनार लिया था ना उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अभी जो नए हैं वो यहाँ से कंफ्यूज ना हो। लेकिन स्ट्रक्चर मैप करने के लिए आपने जारी बात है हर पॉइंट को मार्क तो करना ही है, ठीक है ना। तो ये मेरा स्विंग हाई और ये स्विंग लो, क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज की है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये हाईएस्ट कैंडल है, इस हाईएस्ट कैंडल की इंड्यूसमेंट किधर है, अगर आप देखते हैं तो ये वाली कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है। तो ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है। अब मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट नहीं ली, नीचे आई और ऊपर मूव कर गई, और प्राइस ने अपने इस हाई को किस लेवल पे ब्रेक किया है, इस लेवल पे। अब ये मेरा हाई है, इस हाई की इंड्यूसमेंट किधर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली, फिर ऊपर चली गई है, तो अब मेरा इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला था। अच्छा, अब ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है। अब एक चीज आपने नोट करें, पहले मेरा डेली लोअर लो ये था, अब मेरा लोअर लो इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट नीचे भी क्लोज किया, ऊपर भी क्लोज किया, तो ये मेरा वैलिड लोअर लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, और ये मेरा बन गया अब हायर लो, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये बताया कि मैपिंग करते करते लाइनों को कैसे मूव करना है, ताकि लाइनें भी थोड़ी रहें और आपके चार्ट पे ज्यादा गंद भी ना हो और चीजें भी क्लियर हैं। अच्छा खैर, अब ये इंड्यूसमेंट लेवल है। अब मुझे ये बताएं, ये बेसिकली क्या है, क्या कैंडल नीचे क्लोज हुई है कि नहीं इस इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे। सारे सारे कमेंट करें, क्योंकि ये पॉइंट मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया है, और ये भी काफी जगह आप लोगों को कंफ्यूज करता है, और इसकी वजह पे आप गलत मैपिंग भी करते हैं। ये इंड्यूसमेंट लेवल था, ये वाला पॉइंट, ये वाला। अब मुझे ये बताएं कि इसके नीचे, इस इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल क्लोज हुई है कि नहीं। अच्छा जी, वन किया है, नो नो यस, नो नो यस, हुई है, ओके। चलिए ये देखें, आपको फायदा होगा जब आप इसका आंसर दूंगा ना, तो आप लोगों को फायदा होगा, आपको सीखने को चीज मिलेगी। अच्छा, जिन लोगों का रिप्लाई आ गया है या जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जिनका आंसर यस है या जिनका नो है, अब मैं आपको आंसर देता हूं तो आप समझ आएंगे। देखें, सबसे पहले इस कैंडल ने स्वीप किया है, मुझे क्लियर नहीं है, कोई मसला मैं बता देता हूँ। जब भी कोई कैंडल स्वीप करे ना, सबसे पहली कैंडल हमने उसके उसके अकॉर्डिंग देखना है। अब इस लो को इस कैंडल ने स्वीप किया है, तो हमने इस कैंडल के लो के आगे देखना है कि कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है कि नहीं। तो क्या तरीकाकार है, हम क्या करते हैं, उस लो से दोबारा एक लाइन हॉरिजॉन्टल मैप करते हैं, ठीक है जी। हमने देखा कि इसके लो के नीचे सिर्फ वीक आई है, बॉडी क्लोज नहीं हुई। अब ये वाले लो की पावर इधर ट्रांसफर हो गई, यानी अब हमने इसके लो को देखना है। तो जब मैं अब इसके लो से मार्क करता हूँ, तो देखें, यानी इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली है लेकिन नीचे क्लोज नहीं हुई। समझ आएगी बात सबको। तो इसका क्या मतलब है, ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है और नीचे सिर्फ क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। शिव सर समझ आ गया आपको। ये मेरे हम नाम भाई हैं, तो मैंने कहा जरा जी, चलें जुबान को क्लियर हो गया जी, चलिए अच्छी बात है। अब मैं आपको इसको ना, इसकी अभी आगे हम एक दो एग्जांपल और देख लेंगे, ताकि आपका ये कंसेप्ट ना और क्लियर हो जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये इंड्यूसमेंट थी, नीचे स्वीप किया और ऊपर भी स्वीप किया मार्केट, नहीं ऊपर क्लोज कर दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बताता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो ट्रेंड ये तकरीबन अभी कंटिन्यू है, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे।
हाँ जी, आपका बात बिल्कुल सही है आपकी बात। अब ये इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी डेली की, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन ये इंड्यूसमेंट अभी यहाँ थी, ये यहाँ से किस पॉइंट पे शिफ्ट होगी मैं आपको थोड़ा सा एरो से मार करके बताता हूँ। इस पॉइंट से ये आएगी इधर, ये हाईएस्ट कैंडल, लो स्लो स्लो स्लो, ये वाली, ठीक है ना। तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ से इधर आ जाएगी, समझ आई सबको। मैं इसको बल्कि डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये वाला, इसको मैं खत्म कर देता हूँ इस लाइन को। ये कंसेप्ट किसको समझ नहीं आया? एक क्यों है भाई, एक क्यों है भाई, एक एक क्यों है, मैं समझा नहीं, ये क्या लिखा आपने? रिपीट कर दे मैसेज। अच्छा बेसिकली ना ये लिखा, सर ये जो सर इसकी समझ में नहीं आई। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ। आपने इंड्यूसमेंट शिफ्ट का लेक्चर नहीं देखा अभी? मैं चले बता देता सर हूँ। देखा देखा था, लेकिन समझ अभी थोड़ी वो चले मैं आपको गड़बड़ हो बताता गई। हूँ। ये ना मुझे 1 मिनट दे, मैं स्लाइड ओपन कर लूँ, क्योंकि वो स्लाइड सारी बनी बनाई है, उसमें आपको फायदा हो जाएगा, वरना इधर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो इशू नहीं है। देखें, बेसिकली हमारा रूल क्या होता है, इंड्यूसमेंट कब शिफ्ट होती है? जब इंड्यूसमेंट स्वीप होती है ना, इंड्यूसमेंट स्वीप होती है, इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती, तो हमारा एरिया क्या होता है? लिक्विडिटी स्वीप। और जितना भी एरिया लिक्विडिटी स्वीप होता है ना, वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का हिस्सा होता है। यानी वो एरिया जिसको मार्केट सिर्फ स्वीप करती है, बेसिकली वहां मार्केट, सॉरी ये स्क्रीन पॉज होगी एक सेकंड। अच्छा, ये इंड्यूसमेंट ने यहाँ स्वीप किया है, क्लोज नहीं किया। अब जब मार्केट स्वीप करती है ना, तो उसके नीचे जितने भी लो होते हैं ना, वो सारे के सारे इंड्यूसमेंट होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसने हाई से जो रिसेंट वैलिड पुल बैक होता है उसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। मेरा ख्याल है प्रेजेंटेशन ओपन होगी है, मैं देखता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। चले, जरा टाइम ले रही है ओपन होने में प्रेजेंटेशन, जरा वेट करें एक सेकंड। अभी हमने जो इंड्यूसमेंट शिफ्ट का लेक्चर पढ़ा था उसमें तो सर ये था ना कि सेकेंड रूल्स के अगर हिसाब से तो सर ये अगर जो लो कैंडल बना है ये अगर तो सर ट्रेंड बुलिश इंड्यूसिंग करना अगर ट्रेंड बुलिश है तो उसका हाई ब्रेक करे, अगर बुलिश है तो उसका लो ब्रेक करे। यही है ना रूल जो है। आप कोशिश करें कि ना आप टेक्स्ट कर लें, टेक्स्ट कर लें ग्रुप में और चैट बॉक्स में, उसमें सारे पढ़ भी लेंगे, क्योंकि आवाज काफी डिस्टॉर्शन हो रही है और समझ नहीं आ रही। अभी प्रेजेंटेशन भी ओपन नहीं हो रही। एक और सर, आपने जो ये प्रेजेंटेशन बनाई है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सर, जो भी अच्छा, आपने 8 लेक्चर शेयर किए। मैं पीडीएफ उसकी डिलीवर कर दूंगा, लेकिन पीडीएफ में बताऊं क्या इशू है, क्योंकि लेक्चर मैंने एनिमेशन के साथ बनाया है, तो ना तो उसमें स्पीच है ना कुछ और। लेकिन मैंने, क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इसका ना हमें लेक्चर दे दें, तो मैं ऐसा करूंगा कि जितने 8 लेक्चर है ना, इसको एक समरी बना के, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, मॉडिफाई से मुराद है कि जो मैंने स्पीच की है वो यहाँ मैं टेक्स्ट की फॉर्म में, हिंट की फॉर्म में लिख के, तो आपको पीडीएफ कन्वर्ट करके दे दूंगा, ठीक है ना। वो आपको मिल जाएंगी पीडीएफ, नो इशू। ओके, थैंक यू सर। जी, ये वो स्लाइड्स है, बेसिकली लेक्चर है जो आप लोगों ने लिए हैं। ये नजर आ रही लेक्चर स्लाइड इंड्यूसमेंट शिफ्ट वाली तकरीबन? जी सर, नजर आ रही है। चलें ठीक है। अच्छा, बेसिकली इंड्यूसमेंट शिफ्ट के हमने ये 2 रूल पढ़े थे। सबसे पहले क्या है, मैं इसको देखता हूँ, अगर ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ जी शुभंकर, आपकी बात भी सही है, लेकिन मैंने कहा फर्स्ट वैलिड पुल बैक, ठीक है, वो भी लो इंड्यूसमेंट ही एक्ट करता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम पहले लेवल को कैसे देखते हैं, ठीक है ना। बात आपकी सही है, कोई मसला नहीं है।
पुल बैक कंफर्मेशन, हाँ जी, पुल बैक देखें जिस साइड का ट्रेंड होगा, अगर ट्रेंड हमारा बुलिश है ना, तो हमने क्या देखना है कि उस हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक करे। उस्मान आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा, लेकिन मैं ये अभी लेक्चर ओपन हो जाता है, इसको मैं देख लेता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। इसमें खैर नहीं है, वो वैलिड पुल बैक वाले लेक्चर में, वो भी मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूँ। अच्छा ये देखें, ये था तरीका, ये एक एनिमेशन थी, ये कैंडल ने लो बनाया, फिर ये हाई बनाया। अब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को स्वीप नहीं किया, ऊपर निकल गई, तो फिर क्या होती है इंड्यूसमेंट इस पॉइंट से, ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन सबको? जी सर आ रही है। चलें ठीक है। तो इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या हुआ, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। इधर इंड्यूसमेंट थी, प्राइस ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, ऊपर चलेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो मेरा रिसेंट सबसे पहला वैलिड पुल बैक है वो ये इंड्यूसमेंट है, तो इसको हम इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, और ये भी मेरी इंड्यूसमेंट लेवल है। सिंपल सी बात है कि जब किसी पॉइंट पे स्विंग ही नहीं बनी, तो हर लो एज अ इंड्यूसमेंट ऐड करता है, ठीक है। और हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट कौन सी होती है, वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन इंड्यूसमेंट कैसे शिफ्ट होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब मार्केट एक इंड्यूसमेंट लेवल को नहीं लेती, जैसा कि इस पॉइंट पे ले ही लिया था और एक नया हाई बना दिया। मैं जरा पॉइंटर ओपन कर रहा हूँ कि मार्किंग कर दूं। ये देखें, जैसा कि ये इंड्यूसमेंट लेवल पहले इस पॉइंट पे थी, मार्केट ने इसको ट्रेड नहीं किया, ऊपर निकल गई, तो ये वाली इंड्यूसमेंट मेरी पहले इस पॉइंट पे आई। मैंने यहाँ इसलिए मार्क नहीं की क्योंकि हम पहले सबसे पहले वैलिड फर्स्ट वैलिड पुल बैक की बात करते हैं, तो वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरी ये ब्लू हाईएस्ट कैंडल थी। अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने अब इस पॉइंट पे स्वीप किया है, ठीक है ना, अब स्वीप हुआ है और मार्केट ने नया हाई बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, अब हमारा इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा है, ठीक है। उसके लिए क्या रूल है कि जब मार्केट सिर्फ स्वीप करे और कैंडल क्लोज ना करे, तो जो भी नया लो होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होगा। इसका क्या मतलब है, ये वाला जो लो जिसने स्वीप किया है ये भी हमारी इंड्यूसमेंट है, ये वाला, और इसके साथ साथ ये भी इंड्यूसमेंट है, तो दोनों इंड्यूसमेंट है। जो मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू पे मैप किया वो मैंने सिर्फ मोस्ट रिसेंट की है, इस लो का मैंने मैप नहीं किया, लेकिन दोनों लो हमारे एक्ट करते हैं इंड्यूसमेंट। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है इंजीनियर लिक्विडिटी का, उनको समझ आ गया है कि जो सिर्फ स्वीप करता है उसको हम इंड्यूसमेंट क्यों कंसिडर करते हैं दोबारा। कुछ लोग जो एसएमसी किसी और ग्रुप से सीखी है तो उनके अपने रूल्स हैं, लेकिन मैंने इस रूल को इसलिए मॉडिफाई किया है क्योंकि जो भी इक्वल लो बनता है या इक्वल हाई बनता है, मार्केट उसको मोस्टली ट्रेड करने आती है, क्योंकि वो एज अ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी काम कर रहा होता है। इसलिए जो भी लो या हाई स्वीप करेगा हम उसको इंड्यूसमेंट ऐड करेंगे, उसको हम लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से रिमाइंड कर देता हूँ। ये लो, ये इंड्यूसमेंट लेवल था, ये मार्केट ने सिर्फ स्वीप किया, क्लोज नहीं किया, ऊपर चलेगी। अब मेरी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट से ये लो भी एक्ट करेगा, ये वाला लो, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इस लो को इंड्यूसमेंट लिखा और साथ ये मोस्ट रिसेंट भी फाइंड कर ली। अब ये क्वेश्चन है कि मार्केट कौन सी इंड्यूसमेंट लेगी, ये हमने लास्ट हाई प्रोबेबिलिटी लेक्चर में भी देखा है, और ये चीज 100% यहाँ एप्लीकेबल हो रही है। अगर आप देखें, मार्केट इस लो से इस हाई पे गई, ये वाला डीपर पुल बैक है या ये वाला डीपर पुल बैक है, कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला है, ठीक है। और हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी इस इंड्यूसमेंट के नीचे है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। अब देखें कि दोनों में से कौन सी साइड स्वीप करेगी, इसकी क्या वजह है यहाँ नीचे, यानी कि ये इम्बैलेंस था और ये लिक्विडिटी वाइड और ऑर्डर ब्लॉक, ये चीजें हम एंटी टेक्निक में पढ़ लेंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन अभी जो पॉइंट था कि इंड्यूसमेंट कैसे शिफ्ट हुई है, होपफुली सबको समझ आ गया है। अब हम दोबारा ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे चलते हैं। जी जी क्लियर होगा, ठीक है सर, थैंक यू सर। इसलिए मैंने इंड्यूसमेंट को बेसिकली मुझे यहाँ मार्क करना चाहिए था, चले मैं इधर भी मार्क कर देता हूँ ताकि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कोई इशू नहीं। लेकिन ये भी मेरी इंड्यूसमेंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट ऐसे शिफ्ट होती है, ठीक है। अब ये सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अब मैं डेली पे यहाँ आकर मैं ब्लैंक ब्लैंक हो गया हूँ, क्योंकि डेली ने मुझे बता दिया ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन मुझे कोई आगे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, H4 पे चले जाए, ठीक है। अब H4 की स्ट्रक्चर मैपिंग। अच्छा, H4 को बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, अब इस पॉइंट में आपको सिर्फ बोल के बता देता हूँ कमेंट्री, ये मेरा हाई था, ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल था, प्राइस ने ये हाई बनाया, ये लो बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये हाई था, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, प्राइस ऊपर चलेगी, फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली, फिर ऊपर चलेगी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट में मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ से लिया है, इस पॉइंट पे। ये देखें, ये वाली रेड कैंडल चेक करें, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये रेड कैंडल मेरा वैलिड पुल बैक है, क्योंकि इसके पीछे ब्लू हाईएस्ट कैंडल है और इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, तो ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है।
अब यहाँ इंड्यूसमेंट ने पहले तो क्या किया है, पहले तो देखने में स्वीप किया है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर जो स्वीपिंग कैंडल है उसके लो से हमने चेक करना है कि कहाँ बॉडी क्लोज हुई है। इस कैंडल इसने स्वीप किया और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है कि इंड्यूसमेंट के नीचे हमारी बॉडी क्लोज है, ठीक है। ये H4 की इंड्यूसमेंट अब नीचे भी क्लोज है और इस हाई के ऊपर भी क्लोज है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या बन गया, स्विंग हाई और ये स्विंग लो। समझ आएगी बात, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी है और ये मेरा हायर हाई भी है। अब इस पॉइंट की किसको समझ नहीं आई, अगर मैं यहाँ लिख दूं तो, ये जिन लोगों ने लेक्चर नहीं ना पढ़ा शायद उनको समझ ना आए, लेकिन ये मेरा हायर हाई भी है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। इस पे कमेंट कर दें, अगर किसी को नहीं समझ आई तो बता दें, अगर समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में आपको लेक्चर रेफर कर दूंगा, वो लेक्चर आदमी देखिए, ठीक है ना। वो साइड कैंडल क्लोज, ठीक है, ओके है, ठीक है। अच्छा जी, ओके है भाई, ठीक है। अच्छा ब्रेकआउट, जो स्विंग हाई होता है ना वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लाजमी होता है, बस सिंपल सी बात याद रख लें। मैं एक चीट लिस्ट तैयार करूंगा, चीट लिस्ट का मतलब है जिसमें सिर्फ वन लाइनर रूल्स होंगे, वो आपने याद कर लेना, इंशाल्लाह 8 के 8 लेक्चर आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, वो चीट कोड मैं आपको तैयार कर दूंगा, वो एक छोटी सी समरी बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा अब ये मेरा हायर हाई और ये हायर लो, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ नीचे आई H4 पे, तो H4 पे मेरी इंड्यूसमेंट कहाँ थी, इस हाई के हिसाब से ये मेरा इंड्यूसमेंट पॉइंट था, देखिए जाए तो ये वाला, ठीक है ना। अब ये क्यों नहीं था, इसकी रीजन तकरीबन सबको पता है, क्योंकि ये मेरी ब्लू हाईएस्ट कैंडल थी और इस कैंडल का मेरा हाई भी प्रोटेक्टेड है और लो भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। ये देखें, तो ये सारी की सारी एक कैंडल काउंट होगी, यानी समझ लें कि मार्केट कुछ इस फॉर्म में मूव की है, यहां से ऐसे, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट लेवल किधर है मेरा, इसका इस पॉइंट पे आइडिया। अच्छा अब इस हाई के बाद मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, नीचे आई और ऊपर चलेगी। अब इस हाई के हिसाब से मेरी इंड्यूसमेंट किधर है, ठीक है, ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल आ गया। अब H4 पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, कैंडल नीचे क्लोज की किस पॉइंट पे, वो अब आपको नजर आ रहा है, जैसे ही ये स्वीप किया, इसको मैंने चेक किया, इस कैंडल को इसने स्वीप किया, इस वाली कैंडल ने, अब मैं इसके हिसाब से चेक करूंगा तो ये देखें इसके नीचे कैंडल क्लोज है, यानी ये नहीं कि जिस कैंडल ने स्वीप किया अगर उसके नीचे कोई बॉडी क्लोज है तो आप समझे जी होगी, नहीं, जिस कैंडल ने स्वीप किया उसके लो के नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए, इसके लो के नीचे यहाँ क्लोज नहीं हुई, इसके लो के नीचे यहाँ क्लोज हुई है, तो अब यहाँ नीचे तो क्लोज होगी इंड्यूसमेंट लेने के बाद, क्या ऊपर भी क्लोज हुई है इस पॉइंट पे, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल क्या है, ये सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये D1 का भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और H4 का भी है, ठीक है। दोनों केस में उसने नीचे इंड्यूसमेंट ली है लेकिन ऊपर क्लोज नहीं किया, यहां तक समझ आ गया सबको। ऐसे ड्रॉप कर दें, ठीक है, चलिए होपफुली जी, चले अच्छी बात है, समझ आ गया सबको। अच्छा अब ये मेरा हो गया H1 का स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट, क्योंकि इससे आगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मेरे पास देखने को कोई चीज नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो H4 के हिसाब से ये मेरा H4 है, तो इसकी इंड्यूसमेंट लेवल किधर है H4 की, अब ये मेरी रिसेंट इंड्यूसमेंट लेवल थी H4 की, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ रिस्पॉन्स शो किया है, यहाँ से इंड्यूसमेंट को नीचे कैंडल क्लोज हुई है और प्राइस ऊपर चली गई, और देखिए कितने पिप मूव किया, तकरीबन तकरीबन 200 पिप मूव कर गया मार्केट यहाँ से, सिंपल H4 पे। अब हम चलते हैं H1 पे, जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा हो रहा है ना, ये कैंडलस्टिक थोड़ी रियल चार्ट एक्सएनएक्स में जो है रियल अकाउंट में, उसमें तो ये बॉडी के साथ क्लोज नहीं हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने शुरू में एक बात बताई है, बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू पे मैं जब मैं गोल्ड लिखता हूँ तो काफी ब्रोकर आ जाते हैं, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सारे ब्रोकर हैं, ठीक है ना। वांडा, forex.com, FX ओपन, पेपरस्टोन, 8 कैप, आइस एक्सो, सिटी इंडेक्स, सारी ब्रोकर्स हैं। मैं जो यूज करता हूँ, मैं वांडा को यूज करता हूँ, वो मैंने इसलिए शो नहीं किया कि वहाँ इतनी ज्यादा ट्रैफिक है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ पड़ा है,
और ये भी सिर्फ वेबिनार की वजह से है, वरना मैं इतना डर्टी चार्ट नहीं रखता, मैं बड़ा क्लीन सा रखता हूँ। लेकिन ये सिर्फ, ये आपको लोगों को याद होगा, यहाँ मैंने बाय करवाया था, ये बाय जोन है मेरा लास्ट, यहाँ से बाय देखें कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ओआंडा पे भी देखें, ओआंडा पे भी नीचे क्लोज है। आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हैं जहाँ नीचे क्लोज नहीं है, इंड्यूसमेंट के नीचे H1 पे? एक्सनेक्स यूज कर रहा हूँ। आप H4 ओपन करके बैठे होंगे, दोबारा कंफर्म करें। H4 का ही मैं कह रहा हूँ। हाँ, H4 पे नहीं है क्लोज, H4 पे मैंने कब कहा है क्लोज है, ये H1 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इधर H1, इधर H4 पे भी क्लोज है। चले, मेरा जो आई है ना ओआंडा, उसको चेक कर लेते हैं जो मैं यूज हाँ, करता हूँ। हाँ, कोई मसला नहीं, देख लेते हैं, क्योंकि ब्रोकर टू ब्रोकर वेरिएशन है, हर ब्रोकर अपना स्प्रेड और अपनी लिक्विडिटी और अपनी चीजें लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज से अपने परेशान नहीं होना। ये देखें, यहाँ स्वीप किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ स्वीप है। लेकिन कोई इस ये आपके लिए परेशानी की चीजें नहीं है कि H4 पे स्वीप है तो मैं क्या करूं। इसलिए जब भी मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ 3 टाइम फ्रेम लेके चलें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, सबसे पहले H1 H4 को देखें, फिर H1 को देखें और फिर M15 को देखें, और हफ्ते में एक बार डेली ट्रेंड लाजमी देखें, ठीक है ना। तो खैर, यहाँ भी इसने स्वीप किया है, तो हम तो एनालिसिस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे जिस जिस ब्रोकर पे एनालिसिस कर रहे हैं हम उसी को देखेंगे, और कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपने मुझे चीट नहीं करना। चीट से मुराद ये नहीं कि आपने नकल नहीं करनी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं कि आपने 100% यही अप्लाई कर देना है। आपने अपनी सेंस इस्तेमाल करनी है। अगर आपका ब्रोकर कोई चीज डिफरेंट दिखा रहा है तो आपने उस ब्रोकर के हिसाब से ट्रेड करना है, क्योंकि हर ब्रोकर की लिक्विडिटी डिफरेंट है, उसकी ओपन कैप डिफरेंट है, उसका मार्केट में रोल डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड होगा ना वो वही होगा। ये जो छोटा मोटा होता है ना डिफरेंस, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर अपनी मैनिपुलेशन करके थोड़ा बहुत पैसा बना रहे होते हैं। वो आप सबको पता है कि न्यूज आती है, स्प्रेड ओपन कर दिया, न्यूज आती है, जैसे इस ब्रोकर ने इसको स्वीप भी किया हुआ है और ओआंडा ने स्वीप नहीं किया, और 2-3 ब्रोकर मैंने ऑनलाइन बार चार्ट ओपन मैं यूज करता हूँ मेजर एनालिसिस के लिए, उसका आपको भी आइडिया नहीं है, तो उस पर भी स्वीप नहीं किया, लेकिन इधर स्वीप किया है। लेकिन मैंने इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस में आपको समझाया नहीं कि स्वीप हो गया तो क्या होगा। हमने अब इसको क्लियर किया है कि स्वीप होती है तो हमने इस चीज को कैसे देखना है, ठीक है। तो ये था H4 का। सर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? जी बोले। सर ये जो लास्ट जो सर बताए थे कि माइनर इंड्यूसमेंट और मेजर इंड्यूसमेंट, इसको सर हम लोग कौन सा पॉइंट, स्विंग हाई से दूसरा स्विंग हाई जो बन रहा है इसी के अंदर बीच में देखना है क्या? अच्छा, ये जो हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट ना, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली जब एंटी टेक्निक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने कौन सी इंड्यूसमेंट को देखना है, क्योंकि मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको एडवांस टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आपको पहले ही पता होगा कि प्राइस ने अगले 2-3 हफ्ते किधर किधर को जाना है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों की आपकी ठीक है। टेंशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने इंड्यूसमेंट देखनी है, जो भी रिसेंट टॉप बना होगा ना, जैसे ये वाला टॉप है, इस टॉप से देखनी कि मेरी माइनर इंड्यूसमेंट किधर है और मेजर इंड्यूसमेंट किधर है, ठीक है ना। ठीक है सर। मतलब मैं मेरा कंफ्यूजन कहाँ पे होता है सर कि मैं मतलब स्विंग मतलब कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट के अंदर मुझे देखना था, हाँ, वो जो भी आपकी मतलब रिसेंट जैसे स्विंग ब्रेक हो, ऑफ एक्सेस। देखें मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस स्विंग से हुआ है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि हाँ। जिस पॉइंट से, जिस लोएस्ट पॉइंट से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, हम उसके अंदर अंदर देखें, ठीक है ना। जिस तरह ये पूरी स्विंग है, हाँ। लेकिन अगर अच्छा 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 अच्छा। मार्केट ठीक है, इसको क्लियर ट्रेड, हो गया। जी ठीक है। और सेकेंडली अभी जो हमारा सबसे मेजर पॉइंट है ना इस स्विंग में, मैं एक सेकंड इसको जरा हाइड कर, सबसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग H4 का पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ट्रेड आउट कर जाती है H4 पे, तो हमारा ट्रेंड टोटली बेरिश हो जाएगा H4 पे। अभी जब तक प्राइस इसके ऊपर ऊपर है, हम H4 पे बुलिश हैं। मेरा ख्याल सारे आगे हैं, बाकी कुछ लोग अगर पहले ज्वाइन किए थे, अभी मेरा ख्याल वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर माइक ऑफ कर दे सबका। वेट करें, चलें। तो हम बात कर रहे थे H4 के बाद H1 की। अच्छा, H1 के लिए हमारा रिसेंट हाई ये वाला था पहले, सिंपल इस हाई से देख लेते हैं H1 पे। ये हमारा हाई था H1 का,
इसने इस पॉइंट से इंड्यूसमेंट ली, कैंडल नीचे भी क्लोज है और कैंडल ऊपर भी क्लोज है। तो H1 का ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ H1 का ये स्विंग हाई, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये मैं लाइन पे लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि चले आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। साथ लिख देता हूँ H1, बल्कि ऐसा करता हूँ, इसको सिंपल लिखता हूँ, हायर हाई फॉर H1, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो सबके लिए है, H1 के लिए, ठीक है। अगर ये मेरा हायर हाई H1 के लिए, तो जो इसका लो है, ये वाला लो, ये मेरा बन जाएगा स्विंग लो फॉर H1, हायर लो। अच्छा, यहाँ भी एक ऐसा पॉइंट आया है जो आपको ना अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, लेकिन बेसिकली वो चीज़ आपको आगे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, कि उसमें फेक कब होता है, वैलिड कब होता है, उसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा। वो खैर अभी यहाँ टोटली एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये इंड्यूसमेंट मेरे लिए भी बेकार है, क्योंकि H1 का ये स्विंग हाई और स्विंग लो। समटाइम ऐसा होता है कि हाई टाइम फ्रेम की जहाँ इंड्यूसमेंट होती है ना, जिस तरह अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये H4 की इंड्यूसमेंट है, तो सम टाइम ना यहाँ M15 का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा होता है, ठीक है। ये ट्रैप्स मैं आपको आगे बता दूंगा, इनके रूल भी बता दूंगा। अभी सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्सपर्ट हैं और सम टाइम मुझे मैसेज आता है, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। अगर हायर लेवल का इंड्यूसमेंट और छोटे लेवल का चेंज ऑफ कैरेक्टर उस पॉइंट पे हो ना, तो हम हायर टाइम फ्रेम को अहमियत देंगे, ठीक है। तो हम हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे। सिंपल ये वन लाइनर में एक्सप्लेन कर दिया, इसकी मजीद डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे। तो अभी H1 का ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, ठीक है। ये सबको समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा, अब H1 के हिसाब से हम देखें, तो H1 की इंड्यूसमेंट किधर थी, वापसी पे। ये हाई था, H1 की इंड्यूसमेंट कुछ इस पॉइंट पे थी, ये इंड्यूसमेंट लेवल है H4। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप इसको ना भी मार करेंगे टाइम फ्रेम के साथ तो कोई इशू नहीं। ये H1 की, ठीक है, ये H1 की इंड्यूसमेंट थी, ये H4 की थी। मार्केट ने दोनों को ट्रेड किया और अब थोड़ा सा रिएक्शन शो किया उसने, कोई तकरीबन 200 पिप्स का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तकरीबन 300 पिप के करीब। लेकिन मैंने लास्ट वीक फ्राइडे वाले ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप किया था कि अब मेरी नेक्स्ट अप्रोच क्या है। H1 तक एनालिसिस कर लिया है और H1 तक ही करते हैं। M15 की जो मैपिंग है वो इसलिए करते हैं कि हमने जब एंट्री लेनी हो, ठीक है। तो उसकी मैपिंग कैसे करते हैं वो हम आगे भी देख लेंगे, और मैं भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल। किसी खास पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, M15 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राइस प्राइस यहाँ से बेरिश हुई थी इस पॉइंट पे, ये देखें, यहाँ से प्राइस नीचे बेरिश आई है, तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरा लो था, इसको मैं 15 पे ले जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, ये आ गया। प्राइस यहाँ से बेरिश होगी, ये मेरा लो था, इस पॉइंट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, तो ये मेरा लोअर लो और ये मेरा लोअर हाई बन गया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा सिर्फ रेड पॉइंट से मार्क कर देता हूँ M15 के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस ने ये लो बनाया, इसने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली M15 की, इस पॉइंट पे ऊपर कैंडल क्लोज की, ऊपर क्लोज की और नीचे आ गई। तो अब ये दोबारा क्या बन गया, M15 का लोअर लो और ये लोअर हाई। अच्छा, अब इस प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन लास्ट लेक्चर में भी हमने एक चीज डिस्कस की थी जीनी लिक्विडिटी में। अब ये वाला लो चेक करें, ये सॉरी ये वाला हाई देख रहे हैं, ये तकरीबन डबल टॉप बना रहा है। तो ऐसे हाई को मार्केट मोस्टली स्वीप करने आती है, मोस्टली। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखें, ये हाई था, ये स्वीप किया। अच्छा, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक ये प्राइस ने मेजर हाई को स्वीप किया, लेकिन ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर कैंडल क्लोज हो भी जाती है ना इस पॉइंट पे, तो मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर नहीं करता। तो ये नेक्स्ट लेक्चर मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ। मार्केट जब कोई ऐसा हाई बनाए बेरिश ट्रेंड में, ऐसा हाई बनाए
जो प्रीवियस किसी हाई के साथ मिलके लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा हो, इंजीनियर लिक्विडिटी बना रहा हो, तो हम उस हाई को वीक हाई या उसको अपना हाई कंसीडर नहीं करते। इसको मैप कर लें और इसके साथ लिख लिया करें। यानी अगर आप इसको मैप करना ही चाहते हैं अपना लोअर हाई, तो साथ लिख लिया करें लिक्विडिटी। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये वो वाला हाई है जो पिछले हाई के साथ मिलके, प्रीवियस हाई के साथ मिलके डबल टॉप भी बना रहा है और कौन सी लिक्विडिटी बना रहा है, इंजीनियर लिक्विडिटी। ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एक टिप दे दी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है मेरी, वो लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा होपफुली कल शाम तक, वो भी आप देख लीजिएगा। तो अभी तक मेरा जो मेजर हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई, वो वाला ये वाला पॉइंट था, ये वाला। इसलिए आपने देखा होगा कि आज से 2 हफ्ते पहले मैं ग्रुप में रोज मैसेज कर रहा था कि 2014 क्रिटिकल लेवल, 2014 क्रिटिकल लेवल। मुझे पता था कि अगर ये लेवल M15 पे ब्रेक कर गई ना मार्केट, तो H1 पे भी बुलिश हो जाएगी, H4 पे भी बुलिश हो जाएगी और डेली पे भी बुलिश हो जाएगी। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि प्राइस ये ये वाली जो लेवल था, ये H4 की इंड्यूसमेंट थी, H1 की भी थी और डेली की भी थी। ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस लेवल को देखते हुए M15 के माइनर स्ट्रक्चर को देख रहा था। खैर अभी ये एंटी टेक्निक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जिन लोगों को समझ आ गई है वो इसको बोनस समझें। ठीक है कोई बात नहीं, इसको आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी के लिए क्या करना है कि वो वाला हाई जो पिछले किसी प्रीवियस हाई के साथ मिलके एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा, हम उस हाई को इतनी अहमियत नहीं देते। तो खैर अभी मेरा ये वाला मेजर हाई है, ये लोअर हाई था, लेकिन ये वीक वाले हैं। अब उसके बाद प्राइस ने ये लो बनाया, अब ये वाला लो बनाया, इसने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, इस पॉइंट से इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ और भी होंगे छोटे छोटे, लेकिन ये मेजर की बात कर लेते हैं। यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, ऊपर भी क्लोज किया और उसके बाद नीचे नहीं आई प्राइस। ठीक है, अब देखें M15 पे क्या हुआ। ये मेरा मेजर हाई था सबसे स्ट्रॉन्ग, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो था, ये वाला क्योंकि इसने इस पॉइंट से इंड्यूसमेंट ली हुई है, इस पॉइंट से। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ये देखें, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया इस लेवल पे, और साथ ही लेवल देखें, जैसे ही M15 का स्ट्रक्चर बुलिश हुआ तो मार्केट की स्पीड चेक करें। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग की अहमियत है कि जब आप एक स्ट्रक्चर मैप करते हैं, जैसे ही छोटा स्ट्रक्चर अपने आप को शिफ्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली उससे अगला स्ट्रक्चर, और इसी तरह मार्केट चलती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक कुछ छोटी सी और चीज बता दूं, ये M15 था, ठीक है ना, ये उसका मेजर हाई था और ये लो था। अब मैंने इस पॉइंट पे एंट्री मैंने आपको डिफाइन की थी कि एंट्री लें 1978 पे। उसकी क्या वजह थी, उसके लिए मैं ये छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे, और 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं सबके नाम कॉल कर दूंगा। जिसका कोई मैसेज होगा, सॉरी क्वेश्चन होगा, वो मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा या वॉइस कॉल बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं दूसरा पेयर ओपर कर सॉरी दूसरा चार्ट ओपर कर रहा हूँ दूसरे ब्रोकर का, सिर्फ आपको समझाने के लिए। M15 तक आपको समझ आ गई है। ये देखें, ये है M5, उससे छोटा टाइम फ्रेम। ये मैंने एंट्री का एरिया मार्क किया था। उसकी मैं रीजन थोड़ी सी समझा देता हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगी होपफुली, क्योंकि हमने काफी डिटेल में स्ट्रक्चर मैपिंग स्टडी कर ली है। इसको मैं करता हूँ M5, और इसको दोबारा सेट करना पड़ेगा चार्ट को, थोड़ा सा वेट कर। ये देखें, M5 पे बेसिकली क्या हो रहा था, ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा क्या था M15 का, मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रा करता हूँ। प्राइस ने स्ट्रॉन्ग हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ लिक्विडिटी स्वीप की थी, और प्राइस ने फिर लो बनाया था, और इस तरह प्राइस कुछ रिएक्ट कर रही थी, इस तरह। ठीक है ना, इस तरह प्राइस रिएक्ट कर रही थी। अब एक चीज जहन में रखनी है कि M15 पे प्राइस ने यहाँ क्या किया था, जब स्वीप किया तो इस लेवल पे मार्केट ने लिक्विडिटी ड्रॉ कर दी थी, ये वाली। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ठीक है ना। M15 की क्या थी, इंजीनियर लिक्विडिटी। तो इसलिए मुझे पता था कि मार्केट ने ऊपर अपनी लिक्विडिटी डिजाइन कर ली है। पहली मुझे इंडिकेशन ये थी, और दूसरी इंडिकेशन क्या थी, मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं एंट्री कैसे डिफाइन करता हूँ। लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा।
अब प्राइस ने ये हाई बनाया, लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो, ये हाई, छोटे छोटे। अब मैंने देखा कि M5 पे ये मेरा वैलिड हाई था। वो कैसे? प्राइस ने ये, इसको मैं यहाँ भी वक्ती तौर पे थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, और ये लेवल डिलीट करता हूँ। इसको मैं करता हूँ जूम आउट मजीद आपको समझाने के। ये मेरा लो था, इसके बाद ये मेरा लोस्ट पॉइंट था। इस पॉइंट ने ऊपर इंड्यूसमेंट ली M5 पे, ठीक है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर बॉडी क्लोज हुई और नीचे भी क्लोज होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, बॉडी क्लोज होगी, दोनों चीजें होगी। अब मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगी, जो मेजर मेरा हाई है ये वाला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, M5 का तकरीबन चेंज ऑफ करेक्टर M5, ठीक है ना। और एक और चीज देखें, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये सारा की सारी क्या है बेसिकली, ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, तकरीबन इक्वल हाईज है सारे के सारे, ये सारे के सारे, ठीक है ना। तो इसलिए मार्केट ने जब इस मेजर हाई को ब्रेक किया तो मुझे पता लग गया ट्रेंड चेंज हो गया है। फिर मैंने क्या किया, अब कुछ लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए, जी प्राइस निकल गई, प्राइस निकल गई, एंट्री नहीं ले सके, एंट्री नहीं ले सके। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकल गया तो कोई मसला नहीं है। प्राइस कहाँ तक गई ये देखें, यहाँ से गई 2004 लेवल तक गई और दोबारा फिर आपके जोन में आई। मार्केट हमेशा आपको एक चांस देती है एंट्री लेने का, मे भी वो इस पॉइंट पे ना आती, यहाँ से टर्न ले लेती, लेकिन वो एक बार आपके जोन के करीब लाजमी आती है। इसलिए जैसे ही M5 पे स्ट्रक्चर मेरा चेंज हुआ, ठीक है, M15 मुझे पहले बता रहा था कि मैं इंडिकेशन बुलिश की दे रहा था, M5 का यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो मैंने यहाँ इसको बाय करना शुरू कर दिया। और ये देखें कितना खूबसूरत उसने बाय दिया गोल्ड ने। और यहाँ आके इस पॉइंट पे देखें, ये मैंने लिखा है M15 क्रिटिकल लेवल, इस लेवल को ये भी ब्रेक हो गया। तो फिर मैंने इस पॉइंट पे एंट्री फाइंड की थी, ये जो मैंने लाइनें लगाई ना अभी, आपको नजर नहीं, ये वाली। तो यहाँ मैं अपनी एंट्री फाइंड करके फिर मैंने यहाँ से ट्रेड ली। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन के बाद कि आपको होपफुली स्ट्रक्चर मैपिंग की काफ़ी सेंस बनी होगी, आपको इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों ज़रूरी है। क्यों मैं रोज़ आपको यही कहता हूँ, क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर का पता है तो फिर मैं नहीं समझता कि आप कहीं मार खा सकते हैं। गलती हो जाती है, फॉरेक्स है, लॉस भी हो जाता है, मैं खुद भी लॉस करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर मैपिंग के बगैर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, इसको टाइम लगेगा कोई आधे आधे घंटे का या 40 मिनट का ना, इसको लेक्चर को कन्वर्ट होने में MP4 में, क्योंकि ये जूम के लेक्चर हैं, ये पहले जूम फाइल बनती है फिर कन्वर्ट होती है, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और अभी के लिए ये किसी का मैसेज आया है, शुएब मुगल जी, शुएब भाई। अच्छा उस्मान, आपका एक क्वेश्चन जो लास्ट पेंडिंग है कि अकॉर्डिंग टू SMC एक ट्रेंड में कितने लेवल हो सकते हैं? बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सम टाइम मार्केट एक स्विंग बनाने के बाद भी चेंज हो जाती है, सम टाइम मार्केट 10 स्विंग बनाती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। ये जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे ना तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस पॉइंट पे ऐसा होता है, ठीक है। और अब वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। मैं जिसका नाम ले लूंगा, क्योंकि तरतीब से वो ऐसा करे कि अपना मुझे चाहे मैसेज टाइप करके क्वेश्चन पूछ ले, वॉइस मैसेज पूछना है तो वॉइस पे पूछ ले, ठीक है ना। सबसे ऊपर है जिशान अहमद। जी जिशान, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं तो जरा काइंडली क्विक रिप्लाई कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को टाइम मिल जाए। नो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है फास्ट टेक। नो, ठीक है। और उससे नेक्स्ट आ रहे हैं गिलानी, S गिलानी, ठीक है। और हसीब, वॉइस करनी है वॉइस कर लें, मैसी करना मैसी कर दें। हसीब कोई क्वेश्चन? हसीब अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जी जी, फास्ट टेक आपका क्वेश्चन है, जी पूछें। हसीब एक मिनट आप होल्ड करें, जी पूछें फास्ट टेक। क्वेश्चन ये था कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मैं ना फंडेड अकाउंट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो मेरी साइकोलॉजी जो है ना वो रियल अकाउंट पे स्टार्टिंग से ही मैं बना नहीं पाया, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक ना मसला बन गया वो मेरे लिए।
अब फंडेड की साइकोलॉजी आपको भी पता है कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर हमने टारगेट को अचीव करना होता है, ठीक है। वो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इक्विटी को स्लो एंड स्टडी करते करते टारगेट तक लेके जाऊं। मैं अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बना भी लेता हूँ ना, तो एक अजीब किस्म का प्रेशर है, एक साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब है कि यार मैं उस टारगेट पे अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। उसी चक्कर में मैं मजीद ट्रेड्स लेके अपना फिर इक्विटी को नेगेटिव ले जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि मैं हम फंडेड अकाउंट पे एक बंदा जो रियल इक्विटी पे नहीं काम कर सकता, वो फंडेड से अच्छी अर्निंग निकाल सकता है इस मेथड के थ्रू? निकाल सकता है तो कैसे निकाल सकता है? अच्छा, चले आपका क्वेश्चन फंडेड के अकाउंट के रिलेटेड है। बताते खुद मैं कभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, लेकिन क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त भी कर रहे हैं और कुछ मेरी गाइडेंस में भी है। फंडेड अकाउंट पे प्रॉफिट लेना मतलब थोड़ा सा हार्ड है, रूल्स हैं ना। आप न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते, आप ट्रेड को ओवर द टाइम पीरियड होल्ड नहीं कर सकते, आप इतना ड्रा डाउन नहीं दे सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो काफ़ी रूल्स हैं। अच्छा, ये चीज़ कब होती है? आपका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ये सिर्फ तभी आता है जब आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। ट्रेडिंग प्लान का क्या मतलब है? आपने आप मंडे वाले दिन उठे, आपने देखा मुझे किस टाइम पे ट्रेड मिल रही है, आप ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड आपकी लॉस में जाते हुए शायद आप उसको 50 पिप होल्ड कर लें, लेकिन प्रॉफिट में आते ही आप उसको 10-15 पे क्लोज कर लेते हो फर्स्ट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, प्रॉपर टीपी लेते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? चलिए आज मेरी एक टीपी मेरा हिट हो गया, अब मैं कल इस पे थोड़ी देर बाद ही 2 घंटे बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ। तो उसकी वजह से जब आप ओवर ट्रेड करते हैं तो आप लॉस कर बैठते हैं। मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है? बल्कि मेरा नहीं, मैं कहूंगा कि जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, चाहे वो फंडी ट्रेडर हैं जो भी हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ टाइप कर देता हूँ, बिल्कुल इजी। और मैं बड़ा उसको मुतफिक हूँ और मैं वही करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आप क्या करें कि आप H4 का ट्रेंड लाजमी जहन में रखें, H4 का ट्रेंड मैप कर लें। उसके बाद H1 का कर लें, H1 मैप। और उसके बाद M15 कर लें। M15 से कम ना जाएं, मेरी पर्सनल एडवाइस आप ना जाएं। लेकिन लोग M5 पे भी जा रहे हैं, M1 पे भी जा रहे हैं। M15 पे आप यहाँ स्टॉप करें। स्टॉप से मुराद है कि इस लेवल से नीचे, ये इसको मैं कहता हूँ मिनिमम, इस लेवल सर तक। जी आप कह रहे हैं कि M15 से नीचे ना जाए? सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी। लेकिन सर जी हम एंट्री फाइंड ही M5 पे, M3 पे, M1 पे कर रहे होते हैं कि यार हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम हो। अच्छा, अब देखें, वही मैं डिफरेंट चीजें बताने लगा ना। M5 तक मैंने आपको कहा मैप करें, मैंने एंट्री की बात नहीं की। मैं कह रहा हूँ H4 पे ट्रेंड फाइंड करें, H1 पे करो, M15 पे कर लें ट्रेंड फाइंड, ठीक है ना। M5 H1 पे जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने M15 का ट्रेंड फाइंड कर लिया, जिस तरह के मैंने आपको गोल्ड की एग्जांपल दी है, ठीक है ना। मैं यहाँ एक चार्ट ओपन कर देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। उसको फुल जूम आउट कर दूंगा, सिर्फ आपको शायद स्क्रीन नजर आए सिर्फ, ठीक है। मैं इसको और जूम आउट करता हूँ, ये देखें, मैंने M15 का ये पूरा मैपिंग की हुई थी, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस मेरे जोन में आई, मैंने M5 पे अपनी एंट्री फाइंड कर ली, और ये मेरा रेड लाइन स्टॉप लॉस था। ये ग्रुप में मैंने ड्रॉप किया था। मेरी 1978 मेरी एंट्री थी, और 1976 मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, और टीपी मेरा था 2040। तो इसमें क्या बुरा है? लेकिन लेकिन नेक्स्ट लेकिन सर क्वेश्चन। जी इसके लिए सर जी इस एंट्री के लिए वेट भी देके काफी करना पड़ा है ना नहीं, आपको? वेट क्यों करना पड़ा है? ये देखें, ये अब आपकी बात है ना, वेट करना पड़ा है। मैं सिंपल कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा प्लान लिख देता हूँ जो मैं अभी टाइप कर रहा था। मैं सिर्फ 3 दिन ट्रेड करता हूँ मोस्टली। मोस्टली मैं करता हूँ मंडे। मंडे को बहुत कम करता हूँ, ये समझ लें कि 25%। और ट्यूसडे मेरी होती है तकरीबन 70%, ठीक है। और वेडनेसडे को समझ लें तकरीबन 40 to 50%, ओवरऑल बता रहा हूँ। और थर्सडे को मैं सिर्फ रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब आप चीज चेक करें, गोल्ड में रिवर्सल किस दिन बनी है? ये देखें, नीचे डेट चेक करें, जुमेरात को, थर्सडे को। हाँ जी जुमेरात को ऐसे ही है। हाँ जी, ये बेसिकली एंट्री टेक्निक्स हैं जो मैंने आईसीटी से सीखी हैं। और मैं हमेशा जब भी कोई एंट्री ग्रुप में देता हूँ, अगर आपने नोट किया हो ना, मेरी जुम्मे वाला मैसेज मैंने कहा था, गोल्ड अगर सेल जाना है गोल्ड ने, तो मंडे और ट्यूसडे वो बाय जाएगा। ये अगर ग्रुप में है तो आपने ये मैसेज नोट किया होगा। अच्छा, नहीं चाहे वो सर स्किप हो गया हो, चलें, खैर कोई बात लेकिन नहीं। ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद है, उसके बाद मैंने इसी चीज़ पे लेक्चर देने हैं, एंट्री टेक्निक्स पे। और जो शॉर्टकट्स होते हैं आपकी एंट्री को कंफर्म करने के लिए। आप एक दिन में 20 एंट्रियां भी ले सकते हैं, आप एक दिन में 2 एंट्रियां भी ले सकते हैं। अब आपकी बात आती है जी, स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो जिसकी वजह से आपका ड्रॉ डाउन हिट होने का चांस है, उनका वो रूल ब्रीच आउट हो सकता है, ठीक है ना।
ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही है। तो आप अपना रिस्क थोड़ा सा कम कर लें, सेटअप थोड़े ज्यादा बना लें, लॉट थोड़ी कम कर लें। यही मैं कह रहा हूँ सर जी कि हमें फंडेड की कोई स्ट्रेटजी ऐसी बताएं जिसपे हम गिवन टाइम पीरियड के अंदर ना, गिवन टाइम पीरियड के अंदर, गिवन डेज के अंदर हम अपना टारगेट इजीली अचीव कर सकें। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। इन केस अचीव नहीं भी होता ना तो हम प्रॉफिट में रहें हाँ ताकि जी, हमें मैं आपको रेटिंग बताता मिल हूँ। जाए। मैं देखें, ये मेरी इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। ये देखें, मेरी राइट साइड की विंडो चेक करें। जी बताएं जी, आप बताएं। अभी ये राइट साइड की विंडो नजर आ रही है ना, ये वाली। अभी ना बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि ट्रेडिंग, आपको ट्रेडिंग सेशन का पता होगा, आपको ये भी पता होगा किस टाइम पे मार्केट क्या करती है। डेली अगर बुलिश जाना है तो मार्केट लंदन सेशन में क्या करती है, एशियन रेंज कैसे बनाती है, न्यूयॉर्क सेशन कैसे करती है। अगर आपको इसका अंदाजा नहीं है तो फिर आप लैग कर रहे हैं काफी ज्यादा। अगर आपको अंदाजा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको जल्दी समझ आ जाए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ठीक ओवरव्यू है। दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने ये पेयर रखे हुए हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड। सबसे ज्यादा मैं ये ट्रेड करता हूँ। ये बेसिकली पेयर है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के, ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा, अब जिस दिन लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में बड़ी न्यूज होती है ना, और मैं उसको असेस नहीं कर पाता कि क्या करेगी मार्केट, उस दिन मैं एशियन सेशन ट्रेड करता हूँ, जो कि एशियन सेशन के ये 3 पेयर हैं, यूएसडी जेपीवाई, एनजेडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब जिस दिन सारा कुछ ही नहीं है, जिस तरह संडे में पूरा हफ्ता बिजी रहा हूँ और मैं वीकेंड पे फ्री हुआ हफ्ता त्वार, तो फिर मैं बीटीसी ट्रेड कर लेता हूँ, सिर्फ बीटीसी। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, कहने ठीक का हो गया। ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है कि अगर मैं लंदन सेशन में फ्री हूँ तो लंदन सेशन का पेयर ट्रेड करूंगा, अगर लंदन में नहीं फ्री तो मैं एशियन सेशन ट्रेड करूंगा, अगर दोनों हाथ से निकल गए तो न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करूंगा, अगर वो भी नहीं तो मैं वीकेंड पे बीटीसी ट्रेड कर लेता हूँ। तो ट्रेडिंग प्लान बनाएं। ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए आपको थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा कि मैं आपको सेशन, डेली कैंडल और वीकली कैंडल का बता दूं कैसे बनती है। और वीकली कैंडल आप जब भी देखेंगे जी। ना, जब भी आप देखें, अपने चार्ट ओपन कर लें, आप हर मंडे, सॉरी हर ट्यूसडे और हर थर्सडे, ये दोनों चीजें आपने फाइंड करके मुझे व्हाट्सएप करना है कि आपने क्या चीज सीखी। मैं आपको बताऊंगा फिर उसके क्या ट्रिक है इसका, ठीक है ना। बाकी दोस्तों के लिए ये लेक्चर कंप्लीट डिटेल में आ जाएगा, उससे आपने परेशान नहीं होना। कोई दोस्त ये ना समझे कि यहाँ मैं टिप शेयर कर रहा हूँ, सबको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं सर जी, आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया, यकीन करे बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर जी आपकी तरफ से। है ना सर, बहुत शुक्रिया। बाकी अच्छा, अब क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है और मैं बाकी लोगों से पूछ लूंगा कोई किसी का क्वेश्चन है।